देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको मॉलिक्यूल दिया गया है C5H12O। इस मॉलिक्यूल का कितना सब आइसोमेरिक अल्कोहल और आइसोमेरिक ईथर बनेगा ये निकालना है। क्वेश्चन है हाउ मेनी आइसोमेरिक अल्कोहल एंड ईथर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बाय द कंपाउंड विथ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12O। तो जब कभी भी क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन कोई एक मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाए और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ मॉलिक्यूल्स कुछ कंपाउंड बनाने के लिए दिया जाए, जैसे कि इस क्वेश्चन में हमें अल्कोहल और ईथर बनाने के लिए दिया गया है, तब सबसे पहला रूल है हम लोग ड्यू निकालेंगे। ड्यू का फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन बाई 2। ये है ड्यू का फॉर्मूला। जब भी कभी हम लोगों को कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए क्वेश्चन में और उस मॉलिक्यूलर फार्मूला के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ कंपाउंड्स बनाने के लिए दिया जाए, तो सबसे पहले हम लोग ड्यू कैलकुलेट करेंगे। ड्यू माने डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। ड्यू का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ कार्बन प्लस 1। यहाँ पे कार्बन है 5, तो 5 + 1 माइनस हाइड्रोजन है 12। यहाँ पे कोई भी हेलोजन नहीं है, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन से कोई मतलब नहीं है। हेलोजन एक्स माने हेलोजन, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। तो देखिए 5 + 1 6 माइनस 12/2 6, तो 6 - 6 0। इस कंपाउंड का ड्यू हो गया 0। अगर अब देखिए ड्यू का फॉर्मूला एक ये है, दूसरा फॉर्मूला ड्यू का होता है रिंग प्लस पाई बॉन्ड। जितना ज़्यादा रिंग हो और जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड हो उतना ज़्यादा ड्यू होता है। जैसे मान लीजिए ये मॉलिक्यूल दिया गया है, इस मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना है, इस बेंजीन मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना है कितना ड्यू है। तो ड्यू का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ रिंग प्लस टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। इस मॉलिक्यूल में एक रिंग है तो 1 पाई बॉन्ड, पहला एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड। तो इस मॉलिक्यूल में एक तो रिंग और 3 पाई बॉन्ड, तो 1 + 3, तो इस मॉलिक्यूल का ड्यू हो गया 4। तो ड्यू निकालने का जब मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया जाए इस तरह से तब हम लोग ये फार्मूला यूज़ करेंगे, लेकिन जब स्ट्रक्चर दिया जाए इस तरह से तब ये फार्मूला यूज़ करना है। रिंग प्लस पाई बॉन्ड माने एक तो 6 मेंबर का कार्बन मिला के एक रिंग बना गया है, तो एक तो रिंग हो गया, और 3 पाई बॉन्ड, तो 1 + 3 4, तो इसका ड्यू हो गया 4। अब ड्यू, इस मॉलिक्यूल का ड्यू पता लगा है 0। अगर इसका ड्यू 0 है माने इसमें ना ही कोई रिंग बनने वाला है ना ही कोई पाई बॉन्ड, क्योंकि ड्यू बनता है रिंग और पाई बॉन्ड के कारण से। मान लीजिए मॉलिक्यूल इस तरह से दिया है, तो इस मॉलिक्यूल में एक ही रिंग है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, बस एक रिंग है, तो इस मॉलिक्यूल का ड्यू हो जाएगा 1। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर दे दिया, एल्कीन दिया है, इसमें कोई भी रिंग नहीं है, तो रिंग के जगह पे 0 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है तो इसका ड्यू हो जाएगा 1। तो इस तरह से ड्यू निकालते हैं। तो ड्यू में चेक करना है टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस टोटल नंबर ऑफ रिंग को, इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अब ड्यू निकालने के बाद हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेपरेट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला को सेपरेट करना है, जो भी क्वेश्चन में दिया है उससे सेपरेट करना है। जैसे इस क्वेश्चन में हमको अल्कोहल और ईथर का बनाने के लिए बोला गया है, तो अल्कोहल का बनाना है। तो अल्कोहल माने एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें OH वाला ग्रुप होगा, तो OH वाला ग्रुप होगा तो उसको बोल देंगे अल्कोहल। अब देखिए अल्कोहल, पहले हम लोग अल्कोहल का बनाएंगे, फिर ईथर का बनाना है। हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमेरिक, अल्कोहल का पहले फिर ईथर का। अब अल्कोहल का बनाने के लिए गए तो सबसे पहले अल्कोहल का फॉर्मूला लिख लीजिए। अल्कोहल माने OH होगा, माने जो भी मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा उस मॉलिक्यूल में OH जुड़ा होगा। अब जब यहाँ पे OH हट गया है तो इस फार्मूला में से OH को माइनस कर लीजिए। तो जब इस फार्मूला में से OH हट जाएगा तो यहाँ पे C5 रहेगा, H11 रहेगा, माने OH के साथ C5H11 वाला ग्रुप जुड़ा रहेगा। हम लोग OH को लिए, अब यहाँ से OH को माइनस कर लिए क्योंकि हम लोग पहले अल्कोहल का बना रहे हैं। अब अल्कोहल का बना रहे हैं, अल्कोहल में OH, चूँकि OH में, अल्कोहल में OH यहाँ पे निकल गया है, ये फॉर्मूला इसी का है, इसी को हम लोग इस 2 भाग में तोड़ दिए हैं। एक यहाँ से O को, ऑक्सीजन को निकाल लिए, तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो O हट गया, और एक हाइड्रोजन और हटा लिया तो H12 के बदले में H11 हो गया, तो उसी को लिख दिए हैं C5H11। तो यहाँ पे C5H12O था, उसमें से OH को हटाने के बाद मिल गया C5H11। तो ऐसा करने का बस यही मतलब है, चेक करना कि जब हम लोग OH को लिखे थे तो OH को हटा के अब हमारे पास 5 कार्बन के साथ काम करना है। बस हमको कार्बन से मतलब था, हाइड्रोजन से मतलब नहीं था। तो अगर हम लोग ऐसे ही देख के जब पता कर सकते हैं कि हाँ यहाँ से OH को हटा देंगे तो 5 कार्बन बचेगा और 11 हाइड्रोजन बचेगा, तो हमको 5 कार्बन के साथ काम करना है। अब 5 कार्बन के साथ काम करने का तरीका है कि आप 5 कार्बन का चेन आइसोमर बनाइए। 5 कार्बन का, सबसे पहले 5 कार्बन का चेन आइसोमर बनाएंगे। देखिए ये हमको 5 कार्बन के साथ जब काम करना है तो हमको 5 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाना है पहले। तो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए। ये हो गया 5 कार्बन का मॉलिक्यूल, 1 2 3 4 5 कार्बन का ये मॉलिक्यूल बन गया है। अब जो ये मॉलिक्यूल बनाए हैं 5 कार्बन का,
इसका जितना चेन आइसोमर हो सकता है तो सब चेन आइसोमर को बनाइए। तो इसका हम लोग देख चुके हैं कि इसका चेन आइसोमर, एक चेन आइसोमर ये बना सकते हैं, दूसरा चेन आइसोमर इसका इस तरह से, दूसरा चेन आइसोमर इस तरह से बना सकते हैं। तो देखिए 5 कार्बन में एक फॉर्म ये रहेगा, दूसरा चेन आइसोमर ये रहेगा, तीसरा चेन आइसोमर ये रहेगा। हम लोग 5 कार्बन का चेन आइसोमर बनाना चेन आइसोमरिज्म में चेक कर चुके हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन से बना है पेरेंट कार्बन चेन। यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 1 2 3 4 कार्बन से बना है, यहाँ पे पेरेंट कार्बन चेन 3 कार्बन से बना है। तो 5 कार्बन का, 4 कार्बन का, 3 कार्बन का पेरेंट कार्बन चेन का लेंथ डिफरेंट, तो ये तीनों हो गए चेन आइसोमर। अब चेन आइसोमर जब बनाए हम लोग, चेन आइसोमर बनाने के बाद डिफरेंट पोजीशंस खोजिए कि हम लोगों को डिफरेंट पोजीशन क्यों खोजेंगे, क्योंकि हमको ये जो OH ग्रुप है, इस OH ग्रुप को डिफरेंट पोजीशन पे जोड़ना है। मान लीजिए OH को हम इस पोजीशन पे ऐड कर देंगे तो एक अल्कोहल का आइसोमेरिक फॉर्म बन गया। अगर OH को यहाँ पे जोड़ देते, इस जगह इसको छोड़ के अगर यदि OH को यहाँ पे जोड़ देते तो ये कोई दूसरा अल्कोहल बन जाता। तो इस तरह से अब हमको डिफरेंट पोजीशंस खोजना है, उस पोजीशन में अल्कोहल का डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग OH को पुट करेंगे। तो देखिए अब हम लोग OH को यहाँ पे पुट कर सकते थे, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर। तो देखने में तो लगता है कि OH को 1 2 3 4 5 जगह पे पुट कर सकते हैं, लेकिन देखने में जो लग रहा है वही सही नहीं है। इसलिए सही नहीं है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये पोजीशन भी एंड पोजीशन है और ये पोजीशन भी एंड पोजीशन। चूंकि दोनों एंड पोजीशन है तो दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है, दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है। इसका मतलब ये यहाँ पे OH को जोड़ना और यहाँ पे OH को जोड़ना बात बराबर। इसलिए आप OH को यहाँ पे जोड़ दीजिए, एरो शो कर रहा है, या तो OH को यहाँ पे जोड़ दीजिए या फिर यहाँ पे जोड़ दीजिए, दोनों जगह पोजीशंस पे OH को जोड़ना बात बराबर। अब इन दोनों का काम हो गया। अब इस कार्बन आइटम पे चेक करिए यहाँ पे OH को जोड़ सकते हैं कि नहीं। OH को, OH हो या फिर कोई भी हैलोजन हो, उस सबको सब जगह पे जोड़ सकते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो एक हाइड्रोजन को हटा के एक OH को जोड़ना है। अब इस पोजीशन पे OH को जोड़ना और इस पोजीशन पे OH को जोड़ना, ये दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट हो गया। कैसे इक्विवेलेंट हो गया? क्योंकि यहाँ से सेकंड पोजीशन है, पूरा एंड से सेकंड पोजीशन, पूरा एंड से सेकंड पोजीशन। तो ये भी एंड का सेकंड पोजीशन, ये भी एंड का सेकंड पोजीशन। चूंकि दोनों एंड से सेकंड पोजीशन पर है तो दोनों का पोजीशन बराबर, माने दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन, दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन माने यहाँ पे OH को जोड़ना और यहाँ पे OH को जोड़ना बात बराबर। तो इसलिए हम लोग OH को यहाँ पे जोड़ दें या फिर यहाँ पे जोड़ दें, बात बराबर। तो OH को इस मॉलिक्यूल में दिखा कि OH को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और एक पोजीशन बच रहा है ये वाला, तो यहाँ पे हाइड्रोजन है तो OH को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पे जोड़ना इसलिए बराबर हो गया क्योंकि OH को यदि यहाँ पे जोड़ते थे तो हमारा इस तरह का मॉलिक्यूल बन जाता। OH को यहाँ पे जोड़ दिए इस कार्बन के साथ, लेकिन OH को इसके बदले में यहाँ पे जोड़ देते तो हम लोग का इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाता। अब ये स्ट्रक्चर में देखिए इस मॉलिक्यूल में OH को राइट साइड में जोड़े हैं और इसी मॉलिक्यूल में OH को लेफ्ट साइड में जोड़ दिए। तो ये दोनों मॉलिक्यूल को आइडेंटिकल, ये दोनों मॉलिक्यूल का एक ही बात क्यों हो जाएगा? यहीं पे OH को जोड़ना और OH को यहाँ पर भी जोड़ना, दोनों का बात बराबर इसलिए हो जाएगा। इसका नाम लिख लीजिए, इसका नंबरिंग 1 2 3 4 5 इस तरह से हो जाएगा। तो ये पेंटेन 1 ऑल हो जाएगा और इसका भी नंबरिंग, इसमें नंबरिंग 1 इधर से नहीं इधर से चालू होगा क्योंकि OH यहाँ पे जोड़ा है। तो 1 2 3 4 5, तो इसका भी नाम हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल, इसका भी नाम हो जाएगा पेंटेन 1 ऑल। जब दोनों का नाम बराबर, माने दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, माने यहाँ पे OH को जोड़ना, यहाँ पे OH को जोड़ना एक ही मॉलिक्यूल को दिखा रहा है। माने OH को यहाँ पे जोड़ देते तो भी एक ही मॉलिक्यूल बनेगा और OH को यहाँ पे जोड़िए या फिर यहाँ पे जोड़िए, मॉलिक्यूल एक ही बनने वाला है। तो मॉलिक्यूल एक ही बनने वाला है तो एक ही पोजीशन पे जोड़िए क्योंकि हमको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाना है। तो OH को यहाँ पे जोड़ेंगे, यहाँ पे जोड़ेंगे, बात बराबर होगा। यहाँ पे जोड़ते तो पेंटेन 2 ऑल नाम पड़ता और यहाँ पर भी OH को जोड़ते तो भी नाम पेंटेन 2 ऑल पड़ता। मान लीजिए OH को यहाँ पे जोड़ देते, इसके बदले में यहाँ पे OH को छोड़ के OH को हम लोग यहाँ पे जोड़ देते और OH को हम लोग इस जगह को छोड़ के यहाँ पर छोड़ के OH को इस पोजीशन पे जोड़ देते। तो देखिए ये दोनों पोजीशन पे OH को जोड़ दिए हैं तो भी बात बराबर। कैसे? हम लोग ये दोनों पोजीशन को इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर भी OH को जोड़ेंगे तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल और इसके बदले में OH को यहाँ पे जोड़िए तो भी इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा पेंटेन 2 ऑल। तो कंपाउंड का नाम बराबर, माने ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों एक ही मॉलिक्यूल है, माने OH को यहाँ पे जोड़ना, यहाँ पे जोड़ना, बात बराबर। यहाँ पे OH को जोड़ना, यहाँ पे OH को जोड़ना अगर बराबर नहीं होता तो दोनों का मॉलिक्यूल का नाम डिफरेंट होता। क्योंकि OH को यहाँ पे जोड़ना और यहाँ पे जोड़ना बात बराबर है, इसलिए दोनों मॉलिक्यूल का नाम भी बराबर आ रहा है। चूँकि मॉलिक्यूल का नाम बराबर आ रहा है माने सेम ही मॉलिक्यूल है, ये माने ये मॉलिक्यूल का नाम बराबर है, ये भी पेंटेन 2 ऑल, ये भी पेंटेन 2 ऑल, माने ये दोनों मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है। दोनों मॉलिक्यूल एक ही मॉलिक्यूल है, इसका माने ये हुआ कि OH को यहाँ पे जोड़े
तो भी जो मॉलिक्यूल अल्कोहल बनने वाला है और OH को यहाँ पे जोड़ने के बाद भी जो अल्कोहल बनने वाला है, दोनों अल्कोहल एक ही अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे जोड़िए या फिर यहाँ पे जोड़िए, एक ही अल्कोहल बनने वाला है तो किसी एक पोजीशन पे जोड़ दीजिए, इसलिए दोनों को हम लोग इक्विवेलेंट पोजीशन बोलते हैं। और यहाँ पे OH को जोड़ देंगे तो पेंटेन 3 ऑल आएगा, तो ये भी एक, तो यहाँ पे OH को जोड़ने पे पेंटेन 1 ऑल, पेंटेन 2 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। तो इस तरह से हम लोगों को डिफरेंट पोजीशन आइसोमर बन चुका है। क्योंकि हम लोग आइसोमेरिक स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में अभी हम लोग चेन और पोजीशन सीखे हैं, तो सिर्फ चेन और पोजीशन आइसोमर बनाएंगे। तो इस चेन आइसोमर में पहला, दूसरा, तीसरा 3 ठो आइसोमर्स हम लोग को बन रहा है, 3 ठो पोजीशन आइसोमर। यहाँ पे OH को जोड़ के इस तरह से अल्कोहल बना सकते हैं, यहाँ पे OH को जोड़ के इस तरह से अल्कोहल बना सकते हैं, यहाँ पे OH को जोड़ के तीसरा आइसोमर बना सकते हैं। अब इस चेन आइसोमर में काम कीजिए। इस चेन आइसोमर में देखिए, ये पोजीशन और ये पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन है। क्यों? इसलिए इक्विवेलेंट पोजीशन है क्योंकि यहाँ पे OH को जोड़िएगा और यहाँ पे OH को जोड़िएगा, फिर आप नोमेनक्लेचर कीजिए तो अब आपको दिखेगा कि नाम बराबर आ रहा है। नाम बराबर आना माने इक्विवेलेंट पोजीशन। तो OH को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है तो OH को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी OH को जोड़ सकते हैं और यहाँ पर भी OH को जोड़ा जा सकता है। तो देखिए इस मॉलिक्यूल में ये एंड पोजीशन है, ये भी एंड पोजीशन है और ये भी एंड पोजीशन है, लेकिन इन तीनों एंड पोजीशन में से बस यही दोनों एंड पोजीशन इक्विवेलेंट है। ये एंड पोजीशन इस एंड पोजीशन के इक्विवेलेंट इसलिए नहीं है क्योंकि ये एंड पोजीशन के जस्ट आगे एक कार्बन है जो कि 2 कार्बन से जुड़ा है। इस एंड पोजीशन के जस्ट आगे एक कार्बन है जो सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा है। लेकिन इस एंड पोजीशन देखिए, ये एंड पोजीशन है, इस एंड पोजीशन के आगे ये कार्बन, एक कार्बन ऊपर, एक कार्बन नीचे, 2 कार्बन से जुड़ा है। लेकिन ये एंड पोजीशन इक्विवेलेंट कब होता है? इक्विवेलेंट तब होगा, कोई भी कार्बन का पोजीशन इक्विवेलेंट तब होता है जब उसका एनवायरनमेंट बराबर रहता है। तभी तो हम लोग बोलते हैं कि ये भी एंड पे था, ये भी एंड पे था, माने इसका एंड एनवायरनमेंट है, इसका भी एंड का एनवायरनमेंट है, तो एनवायरनमेंट बराबर है इसलिए ये इक्विवेलेंट। लेकिन इस क्वेश्चन में दिखने में तो लग रहा है कि ये भी एकदम एंड पर है, ये भी एंड पर है, ये भी एंड पर है, लेकिन ये तीनों एंड पर होने के होते हुए ये तीनों को हम लोग इक्विवेलेंट पोजीशन में क्यों नहीं बोले? इसी दोनों को इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हैं? इसको इक्विवेलेंट क्यों नहीं बोल रहे हैं? इसको इक्विवेलेंट इसलिए नहीं बोल रहे हैं, ये एंड पर तो है लेकिन इसका एंड और इन दोनों का एंड डिफरेंट है। इन दोनों का एंड चूंकि बराबर है इसलिए ये दोनों इक्विवेलेंट, लेकिन इसका एंड इन दोनों से एंड डिफरेंट है। अब वो डिफरेंट कैसे एंड है? क्योंकि इसका एंड जो है, उस एंड से जो कार्बन जुड़ा है वो कार्बन बस आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है। देखिए इसका एंड पे ये कार्बन, इसका एंड से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन, ये एंड, इस एंड से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये। अब ये कार्बन को चेक कीजिए, ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन से जुड़ा है और ये कार्बन से जुड़ा है, तो इसका एंड वाला कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। अब इसका एंड और इसका एंड वाला कार्बन को चेक कीजिए, इसका एंड वाला कार्बन है ये, इसका एंड वाला कार्बन ये हुआ, माने इस कार्बन से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा? ये वाला। तो ये कार्बन कितना कार्बन से जुड़ा है? ये कार्बन नीचे एक कार्बन से, ऊपर एक कार्बन से, लेफ्ट साइड में एक कार्बन से, तो ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। माने इस ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा था, इस ग्रुप से कार्बन ये जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, तो इसका कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन इसका कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। इसका कार्बन को चेक कीजिए, इस ग्रुप से जस्ट जुड़ा हुआ कार्बन ये, और ये कार्बन 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है। तो देखिए यहाँ इस ग्रुप से भी जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इस ग्रुप से भी जुड़ा हुआ कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, ये भी एंड, ये भी एंड, ये भी एंड, लेकिन इस ग्रुप का जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। चूंकि इस ग्रुप का जुड़ा हुआ कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन इन दोनों ग्रुप का जुड़ा हुआ कार्बन 3 ग्रुप से जुड़ा है, तो ये भी 3 कार्बन से, ये भी 3 कार्बन से, लेकिन ये 2 कार्बन से, तो ये दोनों इक्विवेलेंट हो गया। ये दोनों इसलिए इक्विवेलेंट हो गए क्योंकि देखिए इसका भी नंबर बराबर आ रहा है। नंबर बराबर आना माने इन दोनों का एनवायरनमेंट बराबर है। ये एंड पर तो दिख रहा है लेकिन इसका एनवायरनमेंट इन दोनों से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन से, ये कार्बन 2 ही कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन जिससे जुड़ा है वो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है। तो चूंकि इसका नंबर बराबर आ गया तो ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन हो गया और ये डिफरेंट पोजीशन होगा, ये इसके साथ इक्विवेलेंट नहीं होगा। इसलिए हम लोग या तो यहाँ पे कार्बन OH को जोड़ सकते हैं या फिर यहाँ पे OH को जोड़ सकते हैं। चूंकि इक्विवेलेंट पोजीशन है, जब 2 या 3 इक्विवेलेंट पोजीशन आता है तो 2 कितना भी इक्विवेलेंट पोजीशन आई है, मान लीजिए मॉलिक्यूल में आपको 5 इक्विवेलेंट पोजीशन मिल रहा है, तो 5 इक्विवेलेंट पोजीशन में से हम लोग किसी भी एक पोजीशन पर ही OH को डालेंगे। लेकिन मॉलिक्यूल में इक्विवेलेंट पोजीशन डिफरेंट आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो 2 इक्विवेलेंट पोजीशन में से हम लोग 2 इक्विवेलेंट पोजीशन में से OH को बस किसी भी एक जगह पे डालेंगे। अब देखिए तो ये दोनों एटम का, क्योंकि OH को यहाँ पर भी जोड़ सकते थे, यहाँ पर भी जोड़ सकते थे, लेकिन चूंकि ये दोनों इक्विवेलेंट तो OH को किसी एक जगह पे जोड़ दिए।
अब डिफरेंट पोजीशन ये आ चुका है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो जहाँ पे एक हाइड्रोजन होता है तो हाइड्रोजन को हटा के हम लोग OH को जोड़ सकते हैं, तो OH को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, OH को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, OH को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि इस सब जगह पे हाइड्रोजन है। और ये कोई भी जगह एक दूसरे का इक्विवेलेंट नहीं है। कैसे नहीं है? ये वाला जगह एकदम मिडिल वाला है, तो मिडिल वाला और कोई जगह नहीं है, तो ये एकदम यूनिक जगह हो गया। ये वाला जगह एंड के जस्ट नेक्स्ट वाला जगह है, लेकिन ऐसा इस जगह का जो एनवायरनमेंट है और किसी भी ग्रुप का और किसी भी एटम का एनवायरनमेंट के साथ मैच नहीं खा रहा है, तो चूंकि इसका एनवायरनमेंट मैच नहीं खा रहा है माने अपने आप में यूनिक है, तो यूनिक है तो इसका भी पोजीशन किसके साथ इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है, किसी के साथ इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है, तो OH को यहाँ पर भी जोड़ देंगे। ये भी एक यूनिक पोजीशन है, तो OH को यहाँ पे जोड़ देंगे। तो इस स्ट्रक्चरल आइसोमर में देखिए एक OH को यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, यहाँ पे जोड़ सकते हैं, और ये दोनों चूंकि इक्विवेलेंट पोजीशन है तो इन दोनों में से किसी भी एक जगह पे जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितना टोटल आइसोमर बन रहा है पोजीशन। एक आइसोमर यहाँ जो एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस जगह पे OH को जोड़ रहे हैं, तो एक पोजीशन आइसोमर यहाँ पे जोड़ बना सकते हैं, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, OH को जोड़ के दूसरा आइसोमर यहाँ पे बना सकते हैं, OH को यहाँ पे जोड़ के तीसरा बना सकते हैं, OH को यहाँ पे जोड़ के चौथा बना सकते हैं। माने इस स्ट्रक्चरल आइसोमर से 4 पोजीशन आइसोमर बनाया जा सकता है। जैसे इस स्ट्रक्चरल आइसोमर से एक OH को जोड़ के यहाँ पे बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए OH को जोड़ के यहाँ पे OH को जोड़ देंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो एक आइसोमर ये बन सकता है। OH को यहाँ पे जोड़ देंगे तो इस तरह का स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो दूसरा ये बना सकते हैं। तीसरा ये OH को यहाँ पे बीच में जोड़ देंगे यहाँ पे, तो तीसरा इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। तो यहाँ पे 3 आइसोमर बना स्ट्रक्चरल, यहाँ पे 3 पोजीशन आइसोमर बन गया। इस स्ट्रक्चरल आइसोमर से 3 पोजीशन आइसोमर बनाया गया। जितना एरो है उतना पोजीशन आइसोमर बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 एरो तो 4 पोजीशन आइसोमर। अब इसमें चेक कीजिए इस मॉलिक्यूल में कितना पोजीशन आइसोमर बनेगा। तो इस मॉलिक्यूल में देखिए ये एकदम एंड का कार्बन, ये भी एंड का कार्बन, ये भी एंड का कार्बन, ये भी एंड का कार्बन, चारों एंड का कार्बन, और चारों का एनवायरनमेंट बराबर है। कैसे? क्योंकि ये जो कार्बन से जुड़ा है वो 1 2 3 4 कार्बन से जुड़ा है, ये भी जो कार्बन से जुड़ा है वो भी 4 कार्बन से, ये भी जो कार्बन से जुड़ा है वो भी 4 कार्बन से ही जुड़ा है। तो सब 4 कार्बन से जुड़ा है, माने सबका एनवायरनमेंट बराबर, सबका एनवायरनमेंट बराबर माने सबका सब इक्विवेलेंट पोजीशन। तो इन चारों में से जैसे कि हम लोग जानते हैं कि मॉलिक्यूल में कितना भी इक्विवेलेंट पोजीशन हो उससे मतलब नहीं है, मतलब बस ये है कि अगर 10 इक्विवेलेंट पोजीशन हो तो इक्विवेलेंट पोजीशन है। इक्विवेलेंट पोजीशन माने इक्वल पोजीशन, माने 10 में से आप किसी भी एक जगह पे डालिए बात बराबर है। तो 10 में से किसी भी एक जगह पे डालना बात बराबर, तो किसी एक जगह पे डालेंगे। 10 जगह में से एक से ज़्यादा जगह पे नहीं डालेंगे, क्योंकि सब इक्विवेलेंट है, सबका सब पोजीशन पे डालना बात बराबर, तो किसी एक जगह पे डाल दीजिए। तो यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल सकते हैं, यहाँ पे आपका मर्जी, आप जहाँ पे डालिए मॉलिक्यूल का एक ही सेम मॉलिक्यूल बनेगा। सेम मॉलिक्यूल वैसे आप कैसे चेक कर सकते हैं? आप डिफरेंट पोजीशन पे चेक डाल दीजिए OH को और सबका नोमेनक्लेचर कीजिए। तो अब जब नाम लिखिएगा तब आप वो लिखिएगा कि सबका सेम नाम आ रहा है। तो यहाँ पे OH इन चारों में से किसी भी एक जगह पे डाल लेते हैं। तो पकड़ लीजिए OH को यहाँ पे डाल लेते हैं। लेकिन इस मॉलिक्यूल में एक कार्बन तो और बच गया, जहाँ पे OH का प्रोबेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि OH को वहाँ पे डाल सकते हैं कि नहीं। वो कार्बन एकदम सेंटर वाला कार्बन। अब हमको चेक करना है OH को इस कार्बन के साथ जोड़ सकते हैं या नहीं। अब हम लोग ध्यान देंगे कि OH को उसी कार्बन पे डालेंगे जहाँ पे हाइड्रोजन होगा, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन को हटाते हैं, हाइड्रोजन को हटाने के बाद जो वैकेंट प्लेस बनता है वहाँ पे OH को डालते हैं। तो जहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन हटेगा कैसे? और हाइड्रोजन नहीं हटेगा तो OH को जो डालेंगे, OH को जो बॉन्ड बनाएंगे, तो बॉन्ड बनाने के लिए कोई फ्री जगह तो चाहिए। फ्री जगह आता है हाइड्रोजन को हटाने से, फ्री जगह आता है। अब हाइड्रोजन ही नहीं रहेगा तो फ्री जगह ही नहीं बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के हटने से फ्री जगह बनता है। हाइड्रोजन ही नहीं है तो फ्री जगह ही नहीं बनेगा, और फ्री जगह ही नहीं बनेगा तो OH को डाल ही नहीं सकेंगे। OH को डालना, फ्लोरीन को डालना, क्लोरीन को डालना हाइड्रोजन को हटा के होता है। इसलिए OH, फ्लोरीन, क्लोरीन को वहीं पे डाल सकते हैं जहाँ पे हाइड्रोजन होता है। लेकिन ये कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना चुका है। अब जब कार्बन पहले से 4 बॉन्ड बना चुका होता है तो उसके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है। चूंकि इस कार्बन के पास एक भी हाइड्रोजन नहीं है तो यहाँ पे हम लोग OH को नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि OH को उसी कार्बन के पास डालते हैं जिसके पास हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन को हटाने के बाद OH को डालेंगे। तो देखिए इसका हमने पहला स्ट्रैटेजी क्या था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? पहले हम लोग अल्कोहल का निकाल रहे थे, तो अल्कोहल का स्ट्रैटेजी था OH बना लीजिए। अब जब OH को बनाए तो OH के बाद चेक कीजिए कि इसके पास कितना कार्बन बचा। OH को यहाँ से हटा लीजिए, OH को माइनस करने के बाद C5H11 बचा। तो हाइड्रोजन से मतलब नहीं है, मतलब है कार्बन से, तो 5 कार्बन बचा।
अब जितना भी कार्बन बच रहा है, मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन होता, यहाँ पे C6 होता तो 6 कार्बन बचता, 6 कार्बन बचता तो 6 कार्बन का जितना चेन आइसोमर होता है उस चेन आइसोमर को स्टेप बाय स्टेप हम लोग बनाएंगे। अब इंडिविजुअल चेन आइसोमर में जाके उस चेन आइसोमर का कितना डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर बन सकता है उसको एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ये चेन आइसोमर बना, ये दूसरा चेन आइसोमर बनाए, ये तीसरा चेन आइसोमर बनाए। अब एक एक चेन आइसोमर में गए और एक एक चेन आइसोमर में कितना कितना इक्विवेलेंट पोजीशन को देखे, ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है तो यहाँ में इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पे OH को डाल सकते हैं, तो यहाँ पे एरो से रिप्रेजेंट कर दी। चूंकि ये दोनों भी इक्विवेलेंट पोजीशन है तो इन दोनों पोजीशन में से किसी भी एक पोजीशन पे OH को डाल सकते हैं, तो यहाँ पे एरो डाल दिए। ये एक यूनिक पोजीशन है तो यहाँ पर भी OH को डाला जा सकता है क्योंकि हाइड्रोजन है तो OH को डाला जा सकता है। अब इस मॉलिक्यूल में आए तो इस मॉलिक्यूल का ये पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन है। अगर हम लोगों को एग्जाम में कंफ्यूजन हो रहा है, इक्विवेलेंट पोजीशन समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर भी OH को डाल देंगे और इसका नाम लिख लेंगे, फिर यहाँ पर भी OH को डाल देंगे, फिर इसका नाम लिख लेंगे। जब ही नाम लिखेंगे तो हमको दिखेगा यहाँ पे OH को डालते हुए जो नाम आ रहा है और यहाँ पे OH को डालते हुए जो नाम आ रहा है, दोनों नाम बराबर आ रहा है। दोनों नाम बराबर आना माने वो दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन, और जब इक्विवेलेंट पोजीशन मिल जाए तो दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पे OH को डालना है, या 3 ठो भी हो तो एक पोजीशन पे, 10 ठो भी हो तो एक ही पोजीशन पे डालना है, क्योंकि सब बराबर है, बराबर में से किसी भी एक जगह पे डाल दीजिए। तो ये दोनों चूंकि बराबर है तो OH को यहाँ पे डाल दिए। अब यहाँ पे देखिए ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है, माने इसके पास हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हटा के OH को डाल सकते हैं, इसलिए OH को यहाँ पे डाल चुके। और ये अपने आप में एक यूनिक पोजीशन है क्योंकि सेंट्रल पोजीशन है, और ऐसा पोजीशन और मॉलिक्यूल में नहीं है। कैसे पता लग रहा है कि ये यूनिक पोजीशन? ये यूनिक पोजीशन इसलिए पता लग रहा है क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे, एक कार्बन इससे। कोई भी कार्बन आप यहाँ पे नहीं दिखा सकते हैं जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हो। ये कार्बन देखिए 2 कार्बन से जुड़ा है, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये यूनिक कार्बन है जो 3 कार्बन से जुड़ा है। चूंकि ये यूनिक कार्बन है तो इसका पोजीशन भी यूनिक हो गया, तो इसका यूनिक पोजीशन तो यहाँ पर भी OH को डाल सकते हैं। ये भी एक यूनिक पोजीशन होगा, क्यों? क्योंकि ये 2 कार्बन से जुड़ा है और ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है। तो अब मॉलिक्यूल में कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो 2 कार्बन से जुड़ा है, बस यही एक कार्बन है जो 2 कार्बन से जुड़ा है। ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 1 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। तो ये यूनिक हो गया क्योंकि ये बस एक ही कार्बन है जो 2 कार्बन से जुड़ा है। और ये कार्बन को देखिए तो ये कार्बन एंड वाला कार्बन है, तो एंड वाला कार्बन ये भी, तो ये तीनों को इक्विवेलेंट होना चाहिए था, लेकिन ये इक्विवेलेंट इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये एंड वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, जो कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा है। इसका एंड वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है जो कि 3 कार्बन से जुड़ा है। इसका एंड वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है जो कि 3 कार्बन से जुड़ा है। तो 3 ये दोनों इक्विवेलेंट, लेकिन ये 2 तो ये नॉन इक्विवेलेंट तो अपने आप में यूनिक, तो OH को यहाँ पर भी डाल सकते हैं। अब इन चारों में से ये चारों पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन, तो OH को किसी एक जगह पे डाल लीजिए। यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है तो हाइड्रोजन को हटा के OH को नहीं डाल पाएंगे, तो यहाँ पे OH को नहीं डाल सकते क्योंकि हाइड्रोजन ही नहीं है। तो देखिए अब हमको टोटल निकालना था, टोटल अल्कोहल का कितना बनेगा? तो अल्कोहल का देखिए 3 एरो निकला, माने 3 पोजीशन आइसोमर बनेगा। यहाँ से 4 एरो बना तो 4 पोजीशन आइसोमर, यहाँ पे बस 1 एरो बन रहा है तो 1 पोजीशन आइसोमर। तो अल्कोहल कितना बनेगा? 3 और 4 7 और 1 8, 8 तो अल्कोहल का टोटल आइसोमर बनेगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैंने अल्कोहल का दे दिया जाए तो कितना टोटल आइसोमर चेन पोजिशनल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, तो 8 बन जाएगा। अब अल्कोहल तो हो गया, अब ईथर का बनाना हो तो जब भी कोई भी फंक्शनल ग्रुप का दे दिया जाए कि किस तरह से बनाएंगे, सबसे पहले उस ग्रुप को लिखिए। जैसे अल्कोहल का दिया था तो पहले हम लोग OH को लिख लिए थे। अब जब ईथर का दिया है तो ईथर को ड्रॉ कर लीजिए। तो ईथर इस तरह से मॉलिक्यूल होता है, इस तरह से ईथर ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन के राइट साइड में ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा होता है, लेफ्ट साइड में भी कार्बन से जुड़ा होता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग ईथर स्ट्रक्चर बोलते हैं। जब राइट साइड में भी ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, लेफ्ट साइड में भी ऑक्सीजन जब कार्बन से जुड़ा है, तब उसको ईथर बोलते हैं और सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। अब ईथर का डिफरेंट स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना है इस फॉर्मूला की मदद से। वो बनाने का तरीका क्या है? वो बनाने का तरीका देखिए, चूंकि ऑक्सीजन राइट में भी कार्बन से बनाएगा, लेफ्ट में भी कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ अब देखिए जब हमने ईथर को ड्रॉ कर लिया, अब ईथर को ड्रॉ करने के बाद अब हमारे पास कितना कार्बन बचेगा? जब हमने ईथर को ड्रॉ कर लिया, मैंने ऑक्सीजन एक राइट में सिंगल बॉन्ड, लेफ्ट में सिंगल बॉन्ड, तब हमारे पास 5 कार्बन बच रहा है क्योंकि कार्बन तो कहीं भी यूज ही नहीं हुआ। हम लोग तो बस इस स्ट्रक्चर में से सिर्फ ऑक्सीजन को निकाले हैं, सिर्फ ऑक्सीजन को लिख दिए हैं। तो ऑक्सीजन को हटा दिए क्योंकि ऑक्सीजन को यहाँ से यहाँ पे ला दिए हैं। ऑक्सीजन को जब भी यहाँ से यहाँ पे ला दिए तो यहाँ पे ऑक्सीजन था, वो ऑक्सीजन हट गया। यहाँ से ऑक्सीजन हट गया तो बचा क्या? C5H12। हमको हाइड्रोजन से मतलब नहीं, हमको मतलब है कार्बन से। कितना कार्बन बच रहा है? 5 कार्बन बच रहा है। मैंने इस ऑक्सीजन को जब यहाँ पे डाले तो 5 कार्बन बचा। अब लेफ्ट साइड में भी कार्बन को रखना है, राइट साइड में भी कार्बन को रखना है। अब 5 कार्बन को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं?
क्योंकि हमको कार्बन को लेफ्ट में भी रखना है, राइट में भी रखना है। तो 5 कार्बन को अब ऐसा नहीं करेंगे कि 5 कार्बन को, पाँचों कार्बन को राइट में रख दिए, क्योंकि पाँचों कार्बन को राइट में रख देंगे तो लेफ्ट में रखने के लिए कोई कार्बन ही नहीं बचेगा, और लेफ्ट में रखने के लिए कोई कार्बन ही नहीं बचेगा तो लेफ्ट में हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, और लेफ्ट में अगर हाइड्रोजन जुड़ जाता है तो ये ईथर नहीं, ये अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि ये OH बन गया। तो अल्कोहल नहीं बनाना है, ईथर बनाना है। ईथर बनाने के लिए राइट में भी कार्बन को जोड़ना पड़ेगा, लेफ्ट में भी कार्बन को जोड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटी में पुट करेंगे। वो प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है? हो सकता है कि एक कार्बन को हम लोग लेफ्ट में पुट कर लिए और 4 कार्बन को राइट में पुट कर लिए। ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। देखिए 4 कार्बन को राइट में, एक कार्बन को लेफ्ट में, तो टोटल कितना कार्बन हो गया? 4 + 1 5 कार्बन। और दूसरा प्रोबेबिलिटी क्या बना सकते हैं? 2 कार्बन को लेफ्ट में पुट कर लिए और 3 में राइट में 3 कार्बन को पुट कर लिए, तो दूसरा प्रोबेबिलिटी हो सकता है। अब देखने में ऐसा लगता है कि लेफ्ट में 4 कार्बन को, देखिए इसमें लेफ्ट में 1 कार्बन है, राइट में 4 कार्बन है, तो टोटल 5 कार्बन। इसमें लेफ्ट में 2 कार्बन, राइट में 3 कार्बन, तो भी टोटल 5 कार्बन। अब एक प्रोबेबिलिटी ऐसा भी लगता है कि लेफ्ट में 1 कार्बन है, अब लेफ्ट में 4 कार्बन को रख लेते हैं और राइट में 1 कार्बन को रख लेते हैं, तो क्या नया प्रोबेबिलिटी बनेगा? तब नया प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा। राइट, देखिए राइट में 3 कार्बन है तो 3 कार्बन को राइट से लेफ्ट कर दीजिए, मैंने लेफ्ट में 3 कार्बन रख दीजिए और राइट में 2 कार्बन रख दीजिए, तो नया प्रोबेबिलिटी नहीं बनेगा। मैंने 1 4 को 4 1 इस तरह से कर देते हैं तो ये भी सेम प्रोबेबिलिटी, ये सेम मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो चूंकि सेम मॉलिक्यूल हमें बनाना नहीं है, हमें बनाना है न्यू मॉलिक्यूल। तो न्यू मॉलिक्यूल बनाने के लिए रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, और रिपीटेशन नहीं होने के लिए हम लोग 1 4 को 4 1 नहीं करेंगे, क्योंकि 1 4 और 4 1 एक ही बात हो गया, 2 3 और 3 2 एक ही बात है। अब इन दोनों से हमको डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल पोजिशनल आइसोमर बनाना है। अब बनाने का तरीका क्या है? अब देखिए यहाँ पे 1 माने 1 कार्बन, 4 माने 4 कार्बन, तो हमको 1 कार्बन से भी काम करना है, 4 कार्बन से भी काम करना है। 1 कार्बन से चालू करेंगे तो 1 कार्बन को यहाँ पे 1 कार्बन रखती है। अब 1 कार्बन का सेम तरीका थे, पिछले अल्कोहल में किए थे वही फॉलो करना है। 1 कार्बन का चेन आइसोमर बनाइए, 1 कार्बन का कोई चेन आइसोमर नहीं बनता है, 1 कार्बन का कोई भी चेन आइसोमर नहीं बनता है, तो बस एक ही बस मॉलिक्यूल ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा, ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा। तो बस इसके पास इससे आप OH को जोड़ दीजिए, तो इससे हम लोग OH को इस तरह से जोड़ दिए। तो जब 1 कार्बन के साथ हमको क्या मिला? 1 कार्बन का चूंकि कोई भी चेन आइसोमर नहीं बना, तो ये कार्बन ऐसा का वैसा ही पड़ा रहेगा, ऐसा का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो बस यहाँ पे एक OH को इस तरह से हम लोग जोड़ दिए इस कार्बन के साथ, तो हमारा एक इस तरह का आइसोमर बन जाएगा। अब 4 कार्बन के साथ 4 कार्बन वाला काम करना है, तो 4 कार्बन को पहले ड्रॉ करिए, पहले स्ट्रेट चेन को ड्रॉ करेंगे। अब हमको 4 कार्बन के साथ काम करना है, क्योंकि राइट में 4 कार्बन रहेगा, तो 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन को हम लोग इस तरह से ड्रॉ कर लिए। तो ये बन गया 4 राइट, 4 कार्बन का राइट स्ट्रेट चेन। अब इस स्ट्रेट चेन का डिफरेंट चेन आइसोमर बनाएंगे। जैसे पहले 1 कार्बन को ड्रॉ किए, इसका चेन आइसोमर नहीं बना, तो बस OH को इसके साथ जोड़ दिए, इसका चेन आइसोमर बनाइए। देखिए रूल है कि पहले जितना कार्बन है उस कार्बन को लिखिए, उसका चेन आइसोमर बनाने का ट्राई कीजिए। चेन आइसोमर नहीं बन रहा है तो जस्ट उसके साथ OH को जोड़ दीजिए। यहाँ पर इसका चेन आइसोमर बनाने का ट्राई कीजिए, तो इसका चेन आइसोमर बनेगा। 4 कार्बन को छोटा करके 3 कार्बन कर देंगे, हाथ में बचेगा 1 कार्बन, तो ये इसका चेन आइसोमर बना। अब जो चेन आइसोमर बना, ये एक चेन आइसोमर, ये दूसरा चेन आइसोमर, इस चेन आइसोमर में डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन खोजिए। तो इस चेन आइसोमर में ये एंड पोजीशन, ये एंड पोजीशन, ये भी एंड, ये भी एंड, मैंने दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन, मैंने यहाँ पे OH को जोड़ना और यहाँ पे OH को जोड़ना, बात बराबर। ये वाला एकदम एंड से जस्ट नेक्स्ट पोजीशन, ये एंड से जस्ट नेक्स्ट पोजीशन, ये 2 कार्बन से जुड़ा है, ये भी 2 कार्बन से जुड़ा है। देखिए ये पोजीशन को ध्यान से देखिए, तो ये 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, 2 कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 कार्बन इधर, 1 कार्बन इधर, 2 कार्बन से जुड़ा है। तो ये एंड से जस्ट पोजीशन है, ये भी एंड से जस्ट नेक्स्ट पोजीशन है, तो ये दोनों पोजीशन भी इक्विवेलेंट है। अब हमको अगर स्टार्टिंग में इक्विवेलेंट नहीं पता लग रहा है कि कैसे इक्विवेलेंट हो गया, तो यहाँ पे OH को बैठा दीजिए और उसका नाम लिखिए, फिर यहाँ पे OH को बैठा दीजिए, फिर उसका नाम लिखिए, तो आपको दिखेगा दोनों का नाम बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे OH को डाल देते हैं, बराबर आ रहा है, माने दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है। अब दोनों ये और ये इक्विवेलेंट पोजीशन हो गया, तो यहाँ में से किसी भी एक जगह पे OH को डाल देते हैं, तो OH को यहाँ पे डाल देते हैं। तो इसके साथ काम हो गया। यहाँ के कितना पोजीशन आइसोमर बना है? जितना एरो उतना पोजीशन आइसोमर, तो 2 एरो है तो 2 पोजीशन आइसोमर यहाँ से बन गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस मॉलिक्यूल में देखिए, ये एकदम एंड का पोजीशन, ये भी एंड का पोजीशन, ये भी एंड का पोजीशन, तीनों एंड का पोजीशन है। तीनों कितना कार्बन से जुड़ा है? ये भी 1 कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 कार्बन से जुड़ा है, ये भी 1 कार्बन से जुड़ा है, तो माने तीनों एंड पोजीशन है। और एंड पोजीशन होने के साथ साथ तीनों का एनवायरनमेंट भी बराबर होता है। कोई भी एटम इक्विवेलेंट तब होता है जब सबका पोजीशन बराबर हो, या तो दोनों एटम्स एंड पे हो या फिर तीनों एटम एंड पे हो, और एंड पे होने के साथ साथ उनका एनवायरनमेंट बराबर होता है। एनवायरनमेंट बराबर होने का मीनिंग है वो जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है उसको एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे ये एंड वाला कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, और जिस कार्बन से जुड़ा है जो कि ये कार्बन है, ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, एक इधर दूसरा इधर ऊपर में तीसरा,
ये भी जिस कार्बन से जुड़ा है जो कि बीच वाला कार्बन है, ये भी 3 कार्बन से जुड़ा है, ये भी जिस कार्बन से जुड़ा है वो भी 3 कार्बन से जुड़ा है। तो कोई भी ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो जितना कार्बन से जुड़ा है उसको हम लोग एनवायरनमेंट के हिसाब से लेते हैं, माने उसका सराउंडिंग में जितना कार्बन है, जितना कार्बन से जुड़ा है वो सब बराबर है किसी भी दो ग्रुप का, तो वो दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है। तो ये तीनों एंड पोजीशन है, तीनों एंड पोजीशन होने के साथ साथ तीनों जिस कार्बन से जुड़ा है वो 3 कार्बन से जुड़ा है, तो ये तीनों हो गया इक्विवेलेंट पोजीशन। तो इन तीनों में से किसी भी एक जगह पे OH को डाल देते हैं। क्या बीच वाले पोजीशन में OH को डाल देंगे? OH को डाल सकते हैं, डाल तभी सकते हैं जब यहाँ पे हाइड्रोजन होगा। ये कार्बन तो 3 बॉन्ड बना रहा है, एक बॉन्ड इधर लेफ्ट में और ऊपर 3 बॉन्ड बना रहा है, माने इसके बाद एक हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को हटा के OH को जरूर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे OH को हम लोग यहाँ पे OH को भी डाल सकते हैं। तो इसका कितना पोजीशन आइसोमर बना? पहला आइसोमर, दूसरा आइसोमर, तो इसका भी 2 पोजीशन आइसोमर बना। तो टोटल कितना पोजीशन आइसोमर बन रहा है यहाँ से? 2 + 2 4। तो जब हम लोग को 4 कार्बन के साथ काम किए तो 4 कार्बन के साथ टोटल 4 पोजीशन आइसोमर बना। तो 4 को यहाँ पे लिख दिए। एक कार्बन के साथ कितना पोजीशन आइसोमर बना? बस एक ही, यही स्ट्रक्चर बना और कुछ बना नहीं। तो एक कार्बन के साथ बस एक बन रहा है, तो यहाँ पे 1 लिख दिए। अब टोटल करने का तरीका है सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस 4 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो जब 1 4 का कॉम्बिनेशन होगा तब हमको टोटल 4 स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा, जिसमें हम लोग चेन और पोजीशन आइसोमर को इंक्लूड कर लिए। 2 3 के साथ काम करना है, सेम जैसे यहाँ ऊपर में जो काम किया है नेक्स्ट काम वही नीचे में करना है। 2 कार्बन 3 कार्बन के साथ काम करना है। 2 कार्बन को ड्रॉ कर लीजिए, 2 कार्बन का पहले स्ट्रेट चेन को ड्रॉ कीजिए। तो 2 कार्बन का स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लिए, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लीजिए, इसका चेन आइसोमर बनाइए। इसका कोई चेन आइसोमर बनेगा ही नहीं। 2 कार्बन का स्ट्रेट चेन इस तरह से 2 कार्बन का स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लीजिए, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन इस तरह से ड्रॉ कर लीजिए, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन इस तरह से ड्रॉ कर लिए। इसका कोई चेन आइसोमर बनेगा? 2 कार्बन का कोई चेन आइसोमर ही नहीं बनता है, 3 कार्बन का भी कोई चेन आइसोमर ही नहीं बनता है। तो चेन आइसोमर नहीं बनना है तो OH को डाल दें, OH को डाल देते हैं। OH को यहाँ पे डालना, यहाँ पे डालना, बात बराबर, क्योंकि ये भी एंड है ये भी एंड है, तो OH को किसी भी एक जगह पे डाल दिए। इसमें देखिए यहाँ इसका भी कोई चेन आइसोमर नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, OH को डाल देते हैं। यहाँ पे डालना, बात बराबर, क्योंकि दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो OH को यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डालना है, बात बराबर, तो OH को यहाँ पे डाल दिए। अब बीच वाला पोजीशन बचा, इसके पास 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन को हटा के OH को यहाँ पर भी डाल सकते हैं। और ये यूनिक पोजीशन है क्योंकि सेंटर पोजीशन हो गया। तो यहाँ इसका कितना टोटल पोजीशन बना? जितना एरो है उतना पोजीशन, 2 एरो है तो 2 पोजीशन। तो जब 3 कार्बन के साथ काम किए तो 2 पोजीशनल आइसोमर बना। ये 2 कार्बन के साथ काम करने पर बस एक ही एरो बन रहा है, माने एक ही पोजीशन आइसोमर बना, तो 1 बना। तो अब हमको क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 × 4 हुआ तो 4 पोजीशन आइसोमर, 4 टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर, और 1 × 2 तो 2 टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो टोटल हम लोगों को जब निकालना होगा तो टोटल में, तो देखिए 1 4 का कॉम्बिनेशन से 4 बना जो कि मल्टीप्लाई से हुआ है, 2 3 के कॉम्बिनेशन से 2 बना, तो टोटल हमारा पोजिशनल टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर 6 बन जाएगा। तो इस तरह से ध्यान रखिए, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इस तरह से ध्यान में रख लीजिएगा। और जो ये तरीका है, ये तरीका हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला तरीका तब करते हैं जब हम लोगों को कोई भी ग्रुप हो जो कि दोनों तरफ से वैलेंसी उसका फ्री हो, जैसे ईथर का हो गया, जैसे एल्डिहाइड कीटोन में होता है, क्योंकि कीटोन में हम लोग दोनों तरफ से ग्रुप को डाल सकते हैं, राइट से भी ग्रुप को ऐड कर सकते हैं और लेफ्ट से भी ग्रुप को ऐड कर सकते हैं। और जो ये तरीका है, ये तरीका हम लोग हर जगह फॉलो करेंगे। सबसे पहला तरीका है उस कार्बन का स्ट्रेट चेन को ड्रॉ कीजिए। स्ट्रेट चेन को ड्रॉ करने के बाद उसका सब जितना चेन आइसोमर बन सकता है उसका सब चेन आइसोमर का ड्रॉ कीजिए, और चेन आइसोमर में फिर डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर बने। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये फॉर्मूला दिया है C5H10O, इसका क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि C5H10O का कितना टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा। सबसे पहला रूल है इसका ड्यू निकालिए। देखिए सेम क्वेश्चन हम लोग डिफरेंट तरीके से करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका ड्यू निकालिए। ड्यू हो जाएगा कार्बन +1, तो कार्बन +1 5 + 1 माइनस मोनोवैलेंट ग्रुप हाइड्रोजन। देखिए ड्यू होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन +1 माइनस मोनोवैलेंट माने हाइड्रोजन प्लस हैलोजन बाई 2, तो हाइड्रोजन है 10, तो 10/2, तो यहाँ पे देखिए 6 - 5, तो यहाँ इसका ड्यू हो गया 1। ड्यू 1 का मीनिंग क्या है? ड्यू 1 का मीनिंग है कि एक डबल बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकता है। तो इस केस में हम लोग सिर्फ डबल बॉन्ड के साथ काम करेंगे, रिंग के साथ बाद में काम करेंगे। तो चूंकि इस केस में हमको डबल बॉन्ड के साथ काम करना है। डबल बॉन्ड कैसे पता लगा कि एक डबल बॉन्ड होगा? क्योंकि हमको पता है ड्यू होता है टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्लस पाई, टोटल नंबर ऑफ रिंग प्लस टोटल नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब इसका ड्यू 1 आ रहा है, इसका माने या तो एक रिंग होगा एक भी डबल बॉन्ड नहीं होगा, या फिर एक डबल बॉन्ड होगा एक भी रिंग नहीं होगा। इस केस में हम लोग बेसिक केस करते हैं जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा, और वो डबल बॉन्ड किसके बीच में होगा? एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में होगा। वैसे भी सोच सकते हैं
जब ऑक्सीजन दे दिया है और डबल बॉन्ड वाला काम करना है, तो जब ऑक्सीजन जब हम लोग को मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन दिया रहे और डबल बॉन्ड के साथ काम करना हो, माने जब ऑक्सीजन के साथ DU जब 1 आए, तो या तो एक ग्रुप हम लोगों का कीटोन हो सकता है और दूसरा ग्रुप एल्डिहाइड हो सकता है, इस तरह से। क्योंकि देखिए जब भी कीटोन और एल्डिहाइड को ड्रॉ किए तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो एक पाई बॉन्ड का जो DU जो 1 आया था इस मॉलिक्यूल का, वो DU1 यहाँ पे यूज हो गया। DU1 माने एक पाई बॉन्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे यूज हो रहा है। एक बात ध्यान दीजिए, जब किसी भी, इसको एक रूल की तरह ध्यान रखिएगा, जब किसी भी इस तरह का क्वेश्चन दिया जाए जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला से हम लोग को स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाना हो, उस मॉलिक्यूलर फार्मूला में ऑक्सीजन दिया जाए और ऑक्सीजन का DU 0 हो, जो कि पहले वाले क्वेश्चन में DU 0 था, तब वो अल्कोहल और ईथर बनता है। उस क्वेश्चन में तो पहले से मेंशन कर दिया था कि अल्कोहल और ईथर का बनाना है, लेकिन अगर DU 0 दिया जाए तो अल्कोहल और ईथर ही बनेगा। क्यों बनेगा अल्कोहल और ईथर? अल्कोहल ईथर में कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, कोई भी रिंग नहीं है, कोई भी रिंग नहीं है, तो DU कुछ है ही नहीं, तो DU कुछ है ही नहीं माने DU 0 है, तो DU 0 होने पे हम लोग अल्कोहल और ईथर के साथ काम करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में DU1 दिया जाए तो DU1 के साथ में जनरली जब ऑक्सीजन वाला मॉलिक्यूल का DU1 होता है, तो हम लोग डबल बॉन्ड के कीटोन के साथ काम कर सकते हैं या फिर हम लोग एल्डिहाइड के साथ काम कर सकते हैं। अब कीटोन के साथ एल्डिहाइड के साथ कैसे काम करेंगे, अब हम लोग देखिए स्पीड में कर लेंगे। देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है। अब देखिए जब हमने, देखिए सबसे पहले स्ट्रैटेजी क्या किए, ये मॉलिक्यूल दिया था, इसका कितना टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा ये बनाना था। सबसे पहले हमने DU निकाला, DU हो गया 1 माने मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड होना चाहिए, तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड वाला कीटोन ग्रुप हो सकता है। इसमें कार्बन ऑक्सीजन के बीच में पाई बॉन्ड वाला एक एल्डिहाइड ग्रुप भी हो सकता है। एल्डिहाइड ग्रुप बने C डबल बॉन्डेड OH, कीटोन बने C डबल बॉन्डेड O। राइट में भी कार्बन से जुड़ा रहेगा, लेफ्ट में भी कार्बन से जुड़ा रहेगा, तो ये बॉन्ड रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे कुछ कार्बन रहेंगे। जैसे ईथर में हम लोग किए थे, राइट में भी कार्बन जुड़ा था, लेफ्ट में भी कार्बन जुड़ा था। कीटोन के साथ भी वही बात है, राइट में भी कार्बन जुड़ेगा, लेफ्ट में भी कार्बन जुड़ेगा। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के सिर्फ लेफ्ट में कार्बन जुड़ेगा। अब देखिए जब एल्डिहाइड में एक कार्बन एल्डिहाइड पहले से ही ले चुका है, जैसे इस स्ट्रक्चर में देखिए ये मॉलिक्यूलर फार्मूला में हमारे पास 5 कार्बन है मॉलिक्यूल में। अब 5 कार्बन में से एक कार्बन तो एल्डिहाइड ही ले चुका है। अब एक कार्बन जब एल्डिहाइड ले चुका है तो बचा बस 4 कार्बन एल्डिहाइड के साथ जुड़ेगा। यहाँ पे देखिए एक कार्बन, 5 कार्बन में से एक कार्बन कीटोन ले चुका है, एक कार्बन कीटोन ले चुका तो बचा 4 कार्बन। 4 कार्बन को 2 वेज में हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। 2 वे में कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, एक कार्बन को लेफ्ट में रख सकते हैं, 3 कार्बन को राइट में रख सकते हैं। अब 3 कार्बन को लेफ्ट और एक कार्बन को राइट, बात बराबर हो जाएगा, जो हमने पहले ही देख चुके हैं कि 3। देखिए हम लोग इसमें हमारे पास बचा एक कार्बन कीटोन ले चुका, तो 5 कार्बन में से एक कार्बन कीटोन लेने के कारण से बचा 4 कार्बन। 4 कार्बन को 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1-3 का प्रोबेबिलिटी या फिर 2 और 2 का प्रोबेबिलिटी, मैंने 2 कार्बन को लेफ्ट में रख लिए और 2 कार्बन को राइट में रख लिए, तो इस तरह से 2 प्रोबेबिलिटी बनता है, 1-3 का प्रोबेबिलिटी, 2-3 का। देखिए अब हम लोग 3 को लेफ्ट में रखेंगे और 1 को राइट में रखेंगे, तो वो इसके साथ एकदम आइडेंटिकल हो जाएगा, इसलिए 3 और 3 एक ही बात है। अब देखिए तो इसके साथ काम करना है, इसके साथ काम करना है, तो इसके साथ पहले काम कर लेते हैं। बचा 4 कार्बन, क्या रूल फॉलो करना है, 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन का पहले स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लीजिए, तो 4 कार्बन का हमने स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लिया। अब इसका चेन आइसोमर बनाइए, तो इसका चेन आइसोमर बना लिया। अब इसका कितना पोजीशन आइसोमर बन सकता है, पोजीशन आइसोमर माने इक्विवेलेंट पोजीशन चेक करेंगे और डिफरेंट पोजीशन पे हम लोग OH को पुट करने का ट्राई करेंगे। अब यहाँ पे तो OH को नहीं पुट करेंगे, यहाँ पे किसको पुट करना है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप को पुट करना है, तो वो बस हमको सोच के रखना है कि एल्डिहाइड को पुट करना है, हम तो बस एरो को पुट कर लेंगे। एरो कहाँ पे पुट करते हैं, एरो कार्बन पे पुट करते हैं, और जितना कार्बन मिलेगा सब कार्बन पे पुट करना है। लेकिन ये भी देखना है कि कोई कार्बन इक्विवेलेंट कार्बन नहीं हो रहा है, कोई कार्बन इक्विवेलेंट कार्बन तो नहीं है, क्योंकि अगर इक्विवेलेंट कार्बन हो गया तब हम लोगों को इक्विवेलेंट कार्बन में से बस एक ही कार्बन को देना है। जैसे इसमें देखिए ये एंड का कार्बन, ये भी एंड का कार्बन, तो दोनों इक्विवेलेंट कार्बन, तो दोनों में से किसी भी एक को दे देंगे। ये भी एंड से जस्ट नेक्स्ट, ये भी एंड से जस्ट नेक्स्ट, तो ये भी दोनों इक्विवेलेंट, तो इन दोनों में से किसी एक को दे देंगे। तो यहाँ पे 2 एरो बना, 2 एरो बने 2 पोजीशन आइसोमर। यहाँ पे देखिए ये भी एंड का, ये भी एंड का, ये भी एंड का, तो तीनों एंड का, तो तीनों इक्विवेलेंट, तो तीनों में से किसी भी एक जगह पे दे दीजिए। ये एकदम बीच वाला है, इसके पास एक हाइड्रोजन है, माने उस हाइड्रोजन को हटा के एल्डिहाइड ग्रुप को जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पे भी एक यूनिक पोजीशन है, तो यहाँ पे भी एक एरो देसी, तो इसका कितना टोटल पोजीशन बना है, इसका भी 2 बन रहा है, तो यहाँ से 2 बना, यहाँ से 2 बना, तो टोटल कितना हो गया 4। तो जब 4 कार्बन का था, तो 4 कार्बन को जब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम लोग एल्डिहाइड से, तो एल्डिहाइड से हमको 2 और 2 टोटल 4 आइसोमर बना।
तो ये तो हम लोग एल्डिहाइड से बना। अब कीटोन से कितना बनेगा? कीटोन से बनाने के लिए सीधा इन दोनों के साथ काम करेंगे। जब 1 3 के साथ काम करेंगे तो 1 के साथ काम करेंगे तो एक कार्बन को लिख लिए, एक कार्बन का कोई चेन आइसोमर नहीं बनेगा, तो एक कार्बन को सीधा एक कार्बन को जो भी ग्रुप है उस ग्रुप के साथ जोड़ना है। अब यहाँ पे कीटोन ग्रुप के साथ जोड़ना है तो यहाँ पे एक कार्बन को इस तरह से कीटोन ग्रुप के साथ जोड़ देंगे बस। तो एक कार्बन का बस हमको एक ही मिला यहाँ से, तो यहाँ से 1 मिला। 3 कार्बन का होगा तब क्या बनेगा? जब 3 कार्बन का होगा तो 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन ड्रॉ कर लीजिए। क्या 3 कार्बन का कोई पोजीशन आइसोमर बनेगा? नहीं। 3 कार्बन का पहले स्ट्रेट चेन, उसके बाद क्या इसका कोई चेन आइसोमर बनेगा? 3 कार्बन का कोई चेन आइसोमर नहीं बनेगा। कोई चेन आइसोमर नहीं बनेगा तो पोजीशन आइसोमर के बारे में सोचिए, कौन कौन सा इक्विवेलेंट पोजीशन है? ये इक्विवेलेंट पोजीशन, ये इक्विवेलेंट पोजीशन, तो इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पे एरो डाल दिए। ये एक यूनिक पोजीशन है तो यहाँ पे एरो डाल दिए। तो 3 कार्बन के साथ हमको 2 ठो पोजीशन आइसोमर बन रहा है। तो 3 कार्बन के साथ 2 पोजीशन आइसोमर बना, एक कार्बन के साथ 1 पोजीशन आइसोमर बने। तो टोटल करने का क्या तरीका है? टोटल हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए, जैसे ईथर में किए थे यहाँ पे भी वही काम करेंगे। 3 कार्बन से 2 पोजीशन आइसोमर, एक कार्बन से 1 पोजीशन आइसोमर, तो टोटल पोजीशन आइसोमर 1 × 2। तो इस कीटोन वाला 1 3 कॉम्बिनेशन से हमको 2 पोजीशन आइसोमर बन रहा है। 2 कॉम्बिनेशन से देखिए, 2 कॉम्बिनेशन का क्या तरीका है? 2 कार्बन है तो 2 कार्बन को इस तरह से 2 कार्बन लिख दिए। यहाँ भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन को इस तरह से लिख दिए। 2 कार्बन का चेन आइसोमर बनाइए, 2 कार्बन का कोई चेन आइसोमर नहीं बनता है, तब पोजीशन आइसोमर बनाइए। यहाँ पे एंड वाला कार्बन, ये भी एंड वाला कार्बन, इक्विवेलेंट कार्बन है। में से किसी भी इक्विवेलेंट कार्बन में से, अगर इक्विवेलेंट कार्बन है तो किसी भी एक को ग्रुप जोड़ दीजिए, तो किसी भी एक को ग्रुप जोड़ दीजिए। ये भी दोनों इक्विवेलेंट कार्बन है, यहाँ में से किसी भी एक को ग्रुप जोड़ दीजिए। किसी भी एक को ग्रुप जोड़ दिए माने एक एरो है, एक एरो माने 1 पोजीशन आइसोमर, तो यहाँ से 1 पोजीशन आइसोमर। यहाँ पे एक एरो माने 1 पोजीशन आइसोमर, तो यहाँ पे 1 पोजीशन आइसोमर। तो टोटल क्या हो जाएगा? टोटल करने का तरीका है 1 × 1। जब 2 वैलेंसी वाला ग्रुप रहता है, जैसे कीटोन हो गया, ईथर हो गया, 2 वैलेंसी वाला ग्रुप माने ऐसा ग्रुप जो राइट में भी कार्बन के साथ जुड़ सकता है, लेफ्ट में भी कार्बन के साथ जुड़ सकता है। जैसे एल्डिहाइड को देखिए, एल्डिहाइड सिर्फ लेफ्ट में कार्बन के साथ जुड़ रहा है, राइट में हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। तो जो ग्रुप जो राइट में भी कार्बन के साथ जुड़ा रहता है और लेफ्ट में भी कार्बन को जुड़ा रहता है, उसको हम लोग डाइवैलेंट ग्रुप बोलते हैं। तो डाइवैलेंट ग्रुप में ये तरीका है, 2 कार्बन के साथ इस तरह से टोटल फाइंड आउट कीजिए। तो टोटल फाइंड आउट 2 कार्बन के साथ मिला, बस एक एरो बन रहा था, एक एरो बन रहा था तो 1 लिख देंगे। 2 कार्बन के साथ 1 एरो बन रहा था तो 1 लिख दिए। अब 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 3 कार्बन के साथ 2 बन रहा था, 1 कार्बन के साथ 1 बन रहा था, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 2 2 हो गया, 1 × 1। इस कीटोन से 1 आइसोमर बना। तो कीटोन से हमको 2 आइसोमर और 1 आइसोमर, तो टोटल हम लोगों को 3 पोजीशन आइसोमर बना है कीटोन से। एल्डिहाइड से टोटल 4 पोजीशन आइसोमर बना था। तो एल्डिहाइड और कीटोन को मिला के टोटल कितना बन जाएगा? 3 + 4 7 पोजीशन आइसोमर इस तरह से बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। अब ध्यान दे दीजिए, अगर यदि हमको बोला जाए कि स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए कहा जाए, तो देखिए सबसे पहले हमने समझ लिया, हम लोग का आंसर निकल गया है 7 टोटल पोजीशन आइसोमर बनेगा, और इस तरीके से हम लोग निकालेंगे। अब देखिए, मान लीजिए हम लोगों को कुछ ये क्वेश्चन दे दिया जाए, जिस क्वेश्चन में फिर से हमको निकालना पड़ेगा, वो क्वेश्चन दे दिया जाए C3H6O का। तो C3H6O दे दिया है, फिर से इसका ड्यू निकालिए। ड्यू हो जाएगा 3 + 1 4, 3 + 1 4 -6/2, ये हो जाएगा ड्यू का फॉर्मूला। तो 4 - 3, 4 - 3 मैंने ड्यू 1। ड्यू 1 माने एक पाई बॉन्ड हो सकता है या फिर एक रिंग हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे रिंग का केस नहीं ले रहे हैं, सिर्फ पाई बॉन्ड से काम करते हैं। तो पाई बॉन्ड किसके किसके बीच में हो सकता है? जनरली ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड का ड्यू जब 1 आता है, मैंने एक पाई बॉन्ड वाला कंपाउंड बनाना है। अब एक पाई बॉन्ड वाला जब कंपाउंड बनाना होता है तो ड्यू 1 में जनरली हम लोग का फंक्शनल ग्रुप कीटोन आता है एक, और दूसरा फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड आता है। लेकिन अगर यदि अच्छा क्वेश्चन हुआ तो उसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी, ऐसा मॉलिक्यूल भी बनाना पड़ सकता है। जैसे इसमें हम लोगों को कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड वाला भी बना के चेक करेंगे। तो देखिए 3 कार्बन का है, तो 3 कार्बन का कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इस तरह से 3 कार्बन का बना लिए। 3 कार्बन का, अब जब कार्बन कार्बन, देखिए हम लोग क्या किए, सबसे पहले हमने देखा ड्यू पता किए। ड्यू पता करने के बाद हम सोच रहे हैं कि इसका कौन सा ग्रुप हो सकता है, कौन सा ग्रुप कैसे पता करेंगे? ड्यू 1 है, माने एक पाई बॉन्ड होना चाहिए। अब ऐसा कौन सा ग्रुप है जिसमें एक पाई बॉन्ड है जो ऑक्सीजन के साथ हो, क्योंकि मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन को लाना है, तो ऑक्सीजन के साथ हो और एक पाई बॉन्ड है, ऐसा ग्रुप कीटोन है। क्योंकि कीटोन में कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड माने एक पाई बॉन्ड, ऑक्सीजन कंटेनिंग पाई बॉन्ड, तो एक ग्रुप कीटोन हो सकता है। दूसरा ग्रुप एल्डिहाइड हो सकता है, यहाँ पर भी वही बात है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, माने एक पाई बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन वाला हो गया। दूसरा ग्रुप कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड हो गया माने एक पाई बॉन्ड हो गया, एक पाई बॉन्ड माने इसका भी ड्यू 1 हो गया। अब जब इसका ड्यू 1 हो गया तब ऑक्सीजन कहाँ पे गया? जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रहा था, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कहाँ चला गया? यहाँ पे ऑक्सीजन कहीं गया नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन को हम लोग OH के फॉर्म में भी तो रख सकते हैं।
यहाँ पे OH को जब भी लिखे तो OH किसी के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है। सिंगल बॉन्ड को ड्यू में काउंट नहीं करते हैं, तो ड्यू में काउंट करने वाला सिर्फ डबल बॉन्ड से आता है। तो इसका ड्यू देखिए, इसका भी ड्यू अभी तक 1 ही है। तो एक तो कीटोन के साथ काम करेगी, मैक्सिमम क्वेश्चन में हमको कीटोन और एल्डिहाइड के साथ ही काम करना पड़ेगा। लेकिन जब कुछ अच्छा क्वेश्चन आ जाए तो उसमें हमको कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी काम करना पड़ सकता है। अब जब ड्यू क्वेश्चन में 1 हो और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दे दिए हैं, तो कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड ड्यू 1 को अपने आप में रख लेता है। माने ड्यू का काम इतना दूर में ही खत्म हो गया। अब ड्यू का काम इतना दूर में खत्म हो गया, माने और कोई पाई बॉन्ड कहीं पे रहेगा नहीं। और क्योंकि जो भी पाई बॉन्ड था वो कार्बन एक दूसरे के साथ पाई बॉन्ड बना चुका है, क्योंकि ड्यू 1 माने एक पाई बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड कार्बन के साथ बना चुका है। अब कार्बन के साथ बना चुका है तो और एक भी पाई बॉन्ड नहीं देना है, एक भी पाई बॉन्ड नहीं देना है, तो सिंपल OH को डाल सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन को भी डालना है। और हम लोग इस तरह से ईथर भी सोच सकते हैं। ईथर में भी हम लोग जानते हैं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना चुका है, तो ईथर को भी डाल दिए, लेफ्ट साइड में भी कार्बन हो और राइट साइड में भी कार्बन हो। अब देखिए, अब तीनों के साथ, चारों के साथ काम करना है। तो कार्बन देखिए 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को मैंने ड्रॉ कर लिया। 3 कार्बन में एक तो पाई बॉन्ड होना चाहिए, जो कि पाई बॉन्ड माने ड्यू 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो ड्यू 1 को सेटिस्फाई करने वाला एक पाई बॉन्ड मिल गया है। अब हम लोग OH को डाल दिए, तो एक स्ट्रक्चर ऐसा बन सकता है। अब इस स्ट्रक्चर में चेक कीजिए, अब इसका क्या 3 कार्बन का कोई चेन आइसोमर बनता है? नहीं, 3 कार्बन का तो कोई भी चेन आइसोमर नहीं बनता है। 3 कार्बन का कोई भी चेन आइसोमर नहीं बनता है। यही तरीका होता है हम लोगों को करने का। 3 कार्बन का काम करना था तो 3 कार्बन के साथ काम किए। अब 3 कार्बन का कोई चेन आइसोमर नहीं बना तो अब डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे जाएंगे। पोजीशन कैसा? इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, हाँ इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है, तो OH को हम लोग यहाँ पे जोड़ सकते हैं। तो OH को अभी हम लोग राइट में शो कर रहे हैं, लेकिन OH को यहाँ पे जोड़ सकते हैं। और OH को कहाँ पे जोड़ सकते हैं? यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन है, तो OH को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। और कहाँ पे OH को जोड़ सकते हैं? OH को यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। देखिए, देखने में लग रहा है कि ये भी एंड पोजीशन, ये भी एंड पोजीशन, लेकिन ये दोनों पोजीशन डिफरेंट है। डिफरेंट इसलिए है क्योंकि इस एंड पोजीशन के जस्ट नेक्स्ट में एक पाई बॉन्ड है और इस नेक्स्ट एंड पोजीशन के जस्ट नेक्स्ट में सिग्मा बॉन्ड है। तो इसका एनवायरनमेंट डिफरेंट हो गया। एक पे पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एनवायरनमेंट डिफरेंट, तो ये डिफरेंट पोजीशन हो गया। तो यहाँ पे OH को यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, यहाँ पे जोड़ा जा सकता है, यहाँ पे जोड़ा सकता है। तो देखिए, पाई बॉन्ड के साथ काम हो गया, तो यहाँ से 3 पोजीशन आइसोमर मिला। अब ईथर के साथ काम करेंगे, तो ईथर के साथ जब काम करना है तो ईथर का 3 कार्बन के साथ काम करना है, तो 3 कार्बन का बस एक ही प्रोबेबिलिटी बनता है। 3 कार्बन का जब देखिए ईथर के साथ जब काम करते तो ऐसा काम करते थे, ईथर को ड्रॉ कर लिए, अब बचा 3 कार्बन। 3 कार्बन का एक ही प्रोबेबिलिटी, या तो लेफ्ट में 1 कार्बन रख लीजिए, राइट में 2 कार्बन रख लीजिए। तो लेफ्ट में 1 कार्बन रखिए तो 1 कार्बन, तो सिंपल 1 कार्बन इस तरह से होगा। इसका कोई भी पोजिशनल, इसका कोई चेन आइसोमर नहीं बनेगा, इसका कोई भी चेन आइसोमर नहीं बनेगा। अब पोजिशन आइसोमर में जाएगी, हाँ इस अब पोजिशन आइसोमर में बस जो भी ग्रुप है उस ग्रुप को इसके साथ जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से निकल के आ गया है 1, क्योंकि इसका जब 1 कार्बन है, 1 कार्बन का कोई भी चेन आइसोमर नहीं बनेगा, कोई भी चेन आइसोमर नहीं बनेगा, तो बस पोजीशन आइसोमर बना दीजिए। बस इसके पास हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन को हटा के वो जो भी ग्रुप है उस ईथर वाला ग्रुप इसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये बस एक ही पोजीशन आइसोमर बनाएगा। 2 के साथ देखिए, 2 के साथ 2 कार्बन रहेगा, तो 2 कार्बन इस तरह से 2 कार्बन, क्योंकि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड को भी डालना है, मॉलिक्यूल में एक पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरह से भी रहेगा। अब 2 कार्बन में से 1 कार्बन ग्रुप को हम लोग इस कार्बन से भी जोड़ सकते हैं, इस कार्बन से भी जोड़ सकते हैं, लेकिन दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट पोजीशन, क्योंकि दोनों एंड पोजीशन है, दोनों के साथ डबल बॉन्ड है। तो इन दोनों में से किसी भी एक पोजीशन पे OH को डाल दिए। यहाँ पे 1 कार्बन था, यहाँ पे बस यहाँ पे जो भी ग्रुप है उसको यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ से 1 एरो है तो 1, यहाँ पर भी 1 एरो है तो 1, तो 1 × 1, तो टोटल यहाँ से ईथर से भी 1 आया। अल्कोहल से काम किए तो 3 आया, ये हम लोग का अल्कोहल वाला पार्ट था, ये हम लोग का ईथर वाला पार्ट है, तो ईथर से आया है 1, अल्कोहल से आ गया है 3। अब कीटोन एल्डिहाइड से चेक कीजिए, कीटोन एल्डिहाइड को कैसे तोड़ सकते हैं? कीटोन एल्डिहाइड को 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन को 1 और 2 में तोड़ सकते हैं, और जब 1 2 में तोड़ा गया तो यहाँ पे 1 आ रहा था, तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1, जैसे यहाँ पे किए थे 1 × 1, तो यहाँ पर भी 1 × 1। एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड माने एक तो ग्रुप जुड़ेगा, तो एल्डिहाइड वाला ग्रुप पहले से ही, देखिए कीटोन में क्या है, कीटोन में है कि 1 कार्बन पहले से ही कार्बन यूज़ कर लिया है, तो चूंकि 1 कार्बन ये कीटोन पहले से यूज़ कर चुका है तो बचा 2 कार्बन, क्योंकि 3 कार्बन का मॉलिक्यूल 1 कार्बन कीटोन यूज़ कर चुका है तो बचा 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को 1 और 1 में अरेंज करेंगे, तो 1 का 1 ही होता है। एक 1 का 1 आए कार्बन का कोई और चेन आइसोमर नहीं बनता है तो एक ही पोजीशन आइसोमर, तो 1 का 1 बनेगा। 1 का कोई चेन आइसोमर नहीं बनता है तो एक ही पोजीशन आइसोमर, 1 का 1, तो 1 × 1। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड 1 कार्बन को यूज़ कर चुका है तो बात है हाथ में 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को इसके साथ जोड़ देंगे। अब 2 कार्बन का कितना चेन आइसोमर बना सकते हैं? कोई चेन आइसोमर नहीं बनेगा। पोजीशन क्या? ये दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन है, तो दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन पे इस तरह से हम लोग एक ही इक्विवेलेंट पोजीशन मिल रहा है, दोनों इक्विवेलेंट पोजीशन, तो एक ही जगह पे एरो जुड़ेगा, एक ही जगह पे एरो जुड़ेगा, मैंने एल्डिहाइड से हमको 1 तो पोजीशन आइसोमर मिला, कीटोन से भी 1 पोजीशन आइसोमर मिला। तो देखिए, एल्डिहाइड से 1 पोजीशन आइसोमर, कीटोन से 1 पोजीशन आइसोमर, अल्कोहल से 3 पोजीशन आइसोमर,
एल्कीन से ईथर वाला ग्रुप से एक पोजीशन आइसोमर। तो टोटल हम लोगों को 3 और 3 6, टोटल 6 पोजीशन आइसोमर इस तरह से हम लोग बना लेंगे। तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है कि कब ऐसा कुछ चेन ऑफ पोजीशन आइसोमर का, तो ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। जनरली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो हम लोग इस तरह से काम कर सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोगों को एल्डिहाइड और कीटोन से ही काम करना पड़ता है। हम लोगों को एल्कीन के साथ अल्कोहल और एल्कीन के साथ ईथर जनरली यूज़ नहीं होता है। अब हम लोग देखिए पढ़ लेंगे फंक्शनल आइसोमरिज्म। फंक्शनल आइसोमरिज्म का सीधा मीनिंग है कि दो मॉलिक्यूल्स होगा, दो मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दो मॉलिक्यूल का सेम मॉलिक्यूलर वेट, उसका डिफरेंस होता है सिर्फ फंक्शनल ग्रुप में। फंक्शनल ग्रुप में कैसे डिफरेंट होता है, मान लीजिए एक मॉलिक्यूल इस तरह से है और दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से दिया है, और अब दोनों मॉलिक्यूल में चेक करना है कि ये फंक्शनल आइसोमर है नहीं। अब ये मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है, ये मॉलिक्यूल में एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन राइट में भी कार्बन से जुड़ा है, ऑक्सीजन लेफ्ट में भी कार्बन से जुड़ा है, माने ये ईथर वाला ग्रुप है। ईथर वाला ग्रुप में ऑक्सीजन राइट से भी कार्बन से जुड़ा होता है, लेफ्ट में भी कार्बन से जुड़ा होता है। तो राइट में भी कार्बन से जुड़ा है, लेफ्ट में भी कार्बन से जुड़ा है। तो जो ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाता है, राइट में कार्बन से जुड़ता है, लेफ्ट में कार्बन से जुड़ता है, उसको हम लोग ईथर ग्रुप बोलते हैं। तो इस ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप ईथर है और इस ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप OH है। OH माने यहाँ पे अल्कोहल है। तो एक ग्रुप ईथर, एक ग्रुप अल्कोहल, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो जब भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो ये हो जाएगा एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर। तो देखिए फंक्शनल आइसोमर इस तरह से होता है। तो फंक्शनल आइसोमर अल्कोहल ईथर शो कर सकते हैं। मैंने हमको याद नहीं करना है कि फंक्शनल आइसोमर कौन शो करता है, बस देख के आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। और आइडेंटिफाई करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, पता करने के लिए हमको डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग को एक फंक्शनल ग्रुप पता लगा, वो है ईथर। ईथर माने एक ऑक्सीजन रहता है जो सिंगल बॉन्ड राइट के कार्बन के साथ जुड़ेगा और सिंगल बॉन्ड लेफ्ट में बनाएगा जो कि कार्बन से जुड़ेगा। दूसरा फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, OH होता है जो कि अल्कोहल होता है। अब दूसरा फंक्शनल ग्रुप किस तरह से ले सकते हैं, अब देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है जिसमें देखने में लगता है कि ये दोनों फंक्शनल आइसोमर नहीं है, लेकिन ये दोनों फंक्शनल आइसोमर होता है। इसमें बात क्या है कि यहाँ पर भी दोनों ग्रुप में OH है, यहाँ पर भी OH है, यहाँ पर भी OH है, लेकिन ये OH बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा है। तो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होने के कारण से इसका प्रॉपर्टी, और बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होने के कारण से इस ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, इस तरह से पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। लेकिन चूंकि ये ऑक्सीजन बेंजीन के साथ नहीं जुड़ा है तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इसका रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण से स्टेबिलिटी आएगा, इसका प्रॉपर्टी में स्टेबिलिटी बढ़ेगा, लेकिन इसमें उतना स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा। चूंकि इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका प्रॉपर्टी, इसका स्टेबिलिटी कम है, तो दोनों का प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया। तो दोनों में OH ग्रुप है, लेकिन दोनों में OH ग्रुप होने के बावजूद भी दोनों का प्रॉपर्टी चूंकि डिफरेंट है, इसलिए दोनों OH ग्रुप को हम लोग फंक्शनल आइसोमर बोलेंगे। क्योंकि फंक्शनल आइसोमर माने दोनों ग्रुप का केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने का कारण ये है कि दोनों ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होता है। तो दोनों ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण से दोनों का फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने के कारण से दोनों का प्रॉपर्टीज डिफरेंट होता है। तो इसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा। अब इसको पहचानने का तरीका है, जब OH बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो उस ग्रुप को हम लोग फिनॉल ग्रुप बोलते हैं, फिनॉलिक कंपाउंड बोलते हैं। अब जब OH बेंजीन के साथ डायरेक्ट नहीं जुड़ा है, एक कार्बन के साथ जुड़ा है जो कि बेंजीन के साथ जुड़ा है, तो इसको हम लोग एलिफेटिक अल्कोहल बोलते हैं। तो देखिए दो तरह का अल्कोहल होता है, एक होता है एलिफेटिक अल्कोहल और फिनॉल को हम लोग एरोमेटिक अल्कोहल बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एरोमेटिक अल्कोहल और एलिफेटिक अल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। तो फंक्शनल आइसोमर फिनॉल और एलिफेटिक अल्कोहल ये भी होते हैं। अब हम लोग अमीन में आ जाएंगे। तो अमीन में देखिए इस तरह का मॉलिक्यूल दे दिया है, नाइट्रोजन के साथ इस तरह से जोड़ दिया गया है। अमीन्स में ध्यान दीजिएगा, अमीन 1 डिग्री का अमीन होता है, 2 डिग्री का अमीन होता है, 3 डिग्री का अमीन होता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री पहचानने का तरीका, अमीन का 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो और 3 डिग्री हो, इस अमीन में नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड चेक किया जाता है। अगर नाइट्रोजन एक कार्बन के साथ जुड़ा है तो वो 1 डिग्री का अमीन है, नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री का अमीन है, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री का अमीन है। यहाँ पे नाइट्रोजन देखिए, नाइट्रोजन कितना कार्बन से जुड़ा है, नाइट्रोजन नीचे में एक कार्बन से जुड़ा है, राइट में एक कार्बन से जुड़ा है, लेफ्ट में एक कार्बन से जुड़ा है। तो नाइट्रोजन और कार्बन, नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, तो चूंकि नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो ये 3 डिग्री का अमीन। यहाँ पे नाइट्रोजन को देखिए, नाइट्रोजन नीचे में हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेकिन नाइट्रोजन राइट में एक कार्बन से जुड़ा है, लेफ्ट में एक कार्बन से जुड़ा है, तो नाइट्रोजन टोटल 2 कार्बन से जुड़ा है। तो चूंकि नाइट्रोजन टोटल 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये हो गया 2 डिग्री अमीन, ये 3 डिग्री अमीन, ये 2 डिग्री अमीन। तो 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। देखिए ये भी अमीन है, ये भी अमीन है, लेकिन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री फंक्शनल आइसोमर हो गए। माने एक 3 डिग्री अमीन, दूसरा 2 डिग्री अमीन, एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा।
जिस तरह से अमीन फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं उस तरह से अमाइड्स भी फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। अमाइड माने अमाइड का भी 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, इसका भी पता करने का एक ही तरीका है। जब अमाइड का 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हो, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन में दे दिया गया है, ये क्वेश्चन में दे दिया है यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे ये ग्रुप दे दिया गया है, और यहाँ पे नाइट्रोजन और 2 हाइड्रोजन को जोड़ दिया गया है। अब हमको पता करना है ये दोनों में रिलेशन क्या है। तो ऐसा देखने में लगता है कि ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, ये नाइट्रोजन एक कार्बन राइट में, एक कार्बन लेफ्ट में, तो 2 कार्बन से जुड़ा है तो ये 2 डिग्री अमीन, ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है तो ये 1 डिग्री अमीन। तो 2 डिग्री अमीन और 1 डिग्री अमीन एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होता है, तो हम लोग इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म बोल देंगे। लेकिन ये एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमेरिज्म इसलिए नहीं होगा क्योंकि आइसोमर होने के लिए दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होना चाहिए। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है। कैसे? यहाँ पे 6 कार्बन का ग्रुप है, यहाँ पे 6 कार्बन का ग्रुप है, 1 कार्बन और है, तो यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन 6 कार्बन। मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया। अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया तो आइसोमेरिज्म कैसे का? आइसोमेरिज्म तभी होता है जब मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला ही डिफरेंट हो गया तब वो हम लोग उसको आइसोमेरिज्म में नहीं पकड़ेंगे। तो ये बात ध्यान में रख लीजिएगा। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल का फंक्शनल आइसोमर होता ही नहीं है, लेकिन देखने में लगता है कि हाँ वो एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर होगा। अब देखिए फंक्शनल आइसोमर और किसके साथ हो सकता है? फंक्शनल आइसोमर कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ भी हो सकता है, फंक्शनल आइसोमर ईस्टर्स के साथ भी हो सकता है। तो देखिए इस ग्रुप में देखिए यहाँ पे ये कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है C डबल बॉन्डेड OOH, तो C डबल बॉन्डेड OOH या कार्बोक्सिलिक एसिड को बोलेंगे, या ईस्टर्स को C डबल बॉन्डेड O डैश, तो ये हो गया ईस्टर। इसका मीनिंग क्या है? राइट में भी कार्बन से जुड़ा है, लेफ्ट में भी कार्बन से जुड़ा है, तो ये राइट में भी कार्बन से जुड़ा है, लेफ्ट में भी कार्बन से जुड़ा है, और ऐसा ग्रुप को हम लोग ईस्टर बोलते हैं। ईस्टर माने C डबल बॉन्डेड O, और C डबल बॉन्डेड O वाला ग्रुप एक तो सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जुड़ा होगा और वो ऑक्सीजन राइट में बॉन्ड बनाएगा, लेफ्ट में बॉन्ड बनाएगा, तो उसको ईस्टर बोलेंगे। इसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। तो ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है ईस्टर, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, तो ये हो जाएगा फंक्शनल आइसोमर। और फंक्शनल आइसोमर किसको चेक कर सकते हैं? और फंक्शनल आइसोमर हम लोग अमाइड्स में चेक कर सकते हैं। अमाइड का ग्रुप कैसा होता है ध्यान दीजिए। अमाइड का ग्रुप को इस तरह से बोलते हैं C डबल बॉन्डेड ONH, इसको बोलते हैं अमाइड। देखिए अब जैसे हम लोग अमीन में देखे थे 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन, उसी तरह अमाइड में भी होता है 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड। पहचानने का तरीका, अमाइड का जनरल फॉर्मूला है C डबल बॉन्डेड ON, अब इसके साथ 3 बॉन्ड जुड़ा रहेगा, C डबल बॉन्डेड ON, ये होता है अमाइड। अब ये 3 डिग्री का होगा, 1 डिग्री का, 2 डिग्री का, 3 डिग्री का। इसका भी रूल सेम है। नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड देखिए, जैसे इस मॉलिक्यूल में नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये नाइट्रोजन एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो गया 1 डिग्री अमाइड। लेकिन वहीं पे मान लीजिए यहाँ पे एक हाइड्रोजन को हटा के यहाँ पे CH3 को जोड़ दें, तो ये नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक ऊपर में एक इधर से जो 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री अमाइड। इस हाइड्रोजन को भी हटा देते हैं और यहाँ पे CH3 जोड़ देते हैं, तब ये नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, तब ये हो जाएगा 3 डिग्री अमाइड। तो अमाइड इसी तरह से देखते हैं, नाइट्रोजन कार्बन का लिंकेज चेक करते हैं। और फंक्शनल आइसोमर किसके बीच में हो सकता है? फंक्शनल आइसोमर एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में हो सकता है। जैसे ये कीटोन हो गया, दूसरा ये एल्डिहाइड हो गया, तो ये एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में भी फंक्शनल आइसोमर होता है। कैसे है ये फंक्शनल आइसोमर? ये वाला ग्रुप है C डबल बॉन्डेड O ग्रुप, तो C डबल बॉन्डेड O ग्रुप ये हो गया कीटोन, और दूसरा ग्रुप हो गया एल्डिहाइड। तो ये देखिए हम लोगों को नोमेनक्लेचर अगर पता हो तो फंक्शनल आइसोमरिज्म में कुछ भी सीखना नहीं पड़ता है। बस फंक्शनल आइसोमरिज्म में ये पता होना चाहिए कि एक मॉलिक्यूल में कोई भी एक, इनमें से कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप हो और दूसरे मॉलिक्यूल में उस फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के अगर कोई भी दूसरा फंक्शनल ग्रुप हो, माने वो फंक्शनल ग्रुप नहीं हो, माने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप होते हुए ही वो एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर बन जाता है। और फंक्शनल आइसोमर कौन शो करता है? साइनाइड हम लोग का एक फंक्शनल ग्रुप होता है, आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। एक कंपाउंड में साइनाइड है, दूसरे कंपाउंड में आइसोसाइनाइड, तो 100% फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कर लेते हैं। जैसे ईथर का साइक्लिक ईथर भी क्वेश्चन में दे सकता है। साइक्लिक ईथर कुछ इस तरह से क्वेश्चन में डाल देगा, जैसे इस तरह से मान लीजिए ये साइक्लिक ईथर दे दिया है। ये क्या है? एक साइकिल है, 4 मेंबर का रिंग है और 4 मेंबर के रिंग में ऑक्सीजन जुड़ा है 2 कार्बन से, तो ये साइक्लिक ईथर बन गया। एक दे देगा साइक्लिक ईथर और एक दे देगा अल्कोहल, तो अल्कोहल और ईथर 100% डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जब भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप तो डिफरेंट फंक्शनल आइसोमर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे और कुछ ग्रुप्स होता है जिसे हम लोग बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, जैसे N डबल बॉन्डेड O, ये हो गया नाइट्रो ग्रुप। और एक तो ग्रुप
नाइट्रो ग्रुप इसको बोलते हैं। तो देखिए ये दो जो ग्रुप है, ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ फंक्शन आइसोमर शो करते हैं। ये N डबल बॉन्डेड O है और ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड। तो ये दोनों ग्रुप भी एक दूसरे के साथ फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं। मैंने ये भी डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, एक दूसरा फंक्शनल ग्रुप, एक कोई और फंक्शनल ग्रुप। तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में होंगे तो एक दूसरे का फंक्शनल आइसोमर बन जाएगा। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया है, मान लीजिए ये क्वेश्चन में हमको सॉल्व करना है, तो ये क्वेश्चन में हमको चेक करना है इन दोनों में रिलेशन क्या है। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में एक ही फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस दे दे, एक कंपाउंड में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप को भी दिया जा सकता है, जो कि बस सीधा हमको चेक करना पड़ेगा कि उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है या उसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अब जैसे ये दोनों मॉलिक्यूल में चेक करना है, तो ये दोनों मॉलिक्यूल में जब भी फंक्शनल आइसोमर चेक करेंगे, फंक्शनल आइसोमर चेक करने का पहला तरीका है फंक्शनल ग्रुप को आइडेंटिफाई कीजिए। तो यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O है। सो C डबल बॉन्डेड O का बहुत सारा है। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्डेड O का ईस्टर होता है, C डबल बॉन्डेड O के साथ एसिड होता है, C डबल बॉन्डेड O के साथ कीटोन्स होता है, तो C डबल बॉन्डेड O के साथ अमाइड होता है। तो C डबल बॉन्डेड O जब दे दिया है तो बहुत सारा प्रोबेबिलिटी खुल गया। कैसे? C डबल बॉन्डेड O एसिड हो सकता है, ईस्टर हो सकता है, अमाइड हो सकता है, कीटोन हो सकता है, एल्डिहाइड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, उसको चेक करने के लिए C डबल बॉन्डेड O के राइट में और लेफ्ट में देखिए। तो लेफ्ट में तो एक कार्बन है, तो लेफ्ट में कार्बन सब में है। राइट में क्या है, राइट में एक ऑक्सीजन है। C डबल बॉन्डेड O के राइट में नाइट्रोजन है, तो ये नहीं होगा। C डबल बॉन्डेड O के राइट में ऑक्सीजन है, तो ये हो सकता है। एसिड, तो ये एसिड हो सकता है। C डबल बॉन्डेड O के राइट में ऑक्सीजन है, तो ईस्टर भी हो सकता है। देखिए C डबल बॉन्डेड O राइट में ऑक्सीजन है, तो ईस्टर भी हो सकता है। देखिए राइट में ऑक्सीजन है, ईस्टर भी हो सकता है। और यहाँ पे राइट लेफ्ट का मामला नहीं है कि राइट में ऑक्सीजन होता भी ईस्टर होगा, लेफ्ट में भी एक ऑक्सीजन हो जाता और यहाँ पे कार्बन रहता तो भी ईस्टर हो सकता था। क्योंकि यहाँ पे ऐसा माने नहीं है कि राइट में ही ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा। यहाँ पे इसको हटा के हम लोग इसको भी ईस्टर ही बोलेंगे, ये भी बात एक ही है। यहाँ पे OH को हटा के यहाँ पे अगर OH डाल देते हैं तो ये भी एसिड ही हो गया। तो ये राइट लेफ्ट का मामला नहीं है। अब देखिए, तो राइट में माने एक साइड में कार्बन, दूसरे साइड में ऑक्सीजन। तो एक साइड में कार्बन, दूसरे साइड में ऑक्सीजन, तो वो दोनों ग्रुप है। तो ये एसिड भी है और ईस्टर्स भी है। तो एक साइड में है कार्बन, दूसरे साइड में ऑक्सीजन, एक साइड में है कार्बन, दूसरे साइड में ऑक्सीजन। अब एसिड और ईस्टर में कौन सा ग्रुप है उसको जानने के लिए, एसिड में देखिए ये जो ऑक्सीजन है ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, लेकिन ईस्टर का ऑक्सीजन कार्बन के साथ जुड़ा है। जैसे देखिए एसिड का C डबल बॉन्डेड O फिर ऑक्सीजन, C डबल बॉन्डेड O फिर ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है। ये कौन सा ऑक्सीजन है? C डबल बॉन्डेड O के साथ जो जुड़ा हुआ ऑक्सीजन है वो कार्बन से जुड़ा है, वो 2 कार्बन से जुड़ा है। लेकिन C डबल बॉन्डेड O के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन एक ही कार्बन से जुड़ा है। तो एसिड में C डबल बॉन्डेड O के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन एक ही कार्बन से जुड़ा है। ईस्टर में C डबल बॉन्डेड O के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्डेड O के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा है। कैसे? ऊपर में भी कार्बन से जुड़ा है, नीचे में भी कार्बन से जुड़ा है। तो अगर C डबल बॉन्डेड O के साथ जुड़ा हुआ ऑक्सीजन 2 कार्बन से जुड़ा है तो उसको हम लोग बोलेंगे ईस्टर। माने ये वाला ग्रुप हमारा ईस्टर ग्रुप है और यहाँ पे ये वाला ग्रुप हमारा अमाइड ग्रुप है। कैसे पता लगा? C डबल बॉन्डेड O के साथ जुड़ा हुआ ग्रुप है नाइट्रोजन, C डबल बॉन्डेड O के साथ जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन। तो C डबल बॉन्डेड O के साथ नाइट्रोजन जुड़ा होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं अमाइड। तो ये हो गया अमाइड। कितना डिग्री अमाइड है पता करने का तरीका, कार्बन नाइट्रोजन का कितना बॉन्ड बन रहा है। ऊपर में कार्बन नाइट्रोजन का 1 बॉन्ड, नीचे में कार्बन नाइट्रोजन का 2 बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बन रहा है। तो यहाँ पे 2 डिग्री का अमाइड है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बस नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड है। तो जब नाइट्रोजन और कार्बन का सिर्फ इस तरह का बॉन्ड है, देखिए जहाँ जहाँ पे इस तरह से डैश दिख रहा है उसका मीनिंग है यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा है, यहाँ पे कार्बन के चेन के साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ कार्बन के साथ जुड़ा है। जहाँ पर भी फ्री वैलेंट इस तरह से डैश दिख रहा है इसका मीनिंग ये है कि ये ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ा है। तो कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा, या तो कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा या फिर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कार्बन के साथ जुड़ा रह सकता है या फिर कार्बन के साथ, यहाँ पे कार्बन के साथ, यहाँ पे कार्बन के साथ, यहाँ पे कार्बन के साथ। तो जहाँ जहाँ पे डैश दिख रहा है उसका मीनिंग है या तो कार्बन के साथ जुड़ा रहेगा या फिर हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहेगा। तो यहाँ पे ईस्टर है, यहाँ पे अमाइड है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड है, तो नाइट्रोजन कार्बन का बॉन्ड अमीन में कितना डिग्री अमीन, तो देखिए कितना कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 कार्बन इसके साथ, 1 कार्बन इसके साथ, तो 2 कार्बन के साथ जुड़ा है तो 2 डिग्री का अमीन। यहाँ पे ऑक्सीजन कितना कार्बन के साथ जुड़ा है, तो ऑक्सीजन जब 2 सिंगल बॉन्ड इस तरह से जुड़ा रहता है, इसी तरह से देखिए ऑक्सीजन राइट में 1 बॉन्ड बना रहा है, लेफ्ट में 1 बॉन्ड बना रहा है, तो इसको हम लोग ईथर कंपाउंड बोलते हैं, जो कि सबसे पहला केस लिए थे। राइट में भी 1 बॉन्ड बना रहा था, लेफ्ट में भी 1 बॉन्ड बना रहा है, वही है, राइट में 1 बॉन्ड बना रहा है, लेफ्ट में 1 बॉन्ड बना रहा है। तो ये यहाँ पे हो गया ईथर, यहाँ पे है ईस्टर, यहाँ पे है ईथर, यहाँ पे है अमीन्स, यहाँ पे है अमाइड।
तो अमाइड। तो देखिए यहाँ पे ईस्टर जो कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड जो कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे अमीन्स जो कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ पे ईस्टर जो कि यहाँ पे ईथर जो कि डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है। तो जब भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया तो अब हम लोग बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगा। तो इस तरह से हम लोग पता कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल में कब हम लोगों का फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिया है, मॉलिक्यूल में कब हम लोगों को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को चेक करके हम लोग पता कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म देखने का बस यही तरीका है कि हम लोग को डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप पता होना चाहिए, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स जो भी होते हैं। अब हम लोग बस मॉलिक्यूल में आइडेंटिफाई करेंगे कहाँ कहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। अब जहाँ जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिखे उसके बाद चेक कीजिए कि फंक्शनल ग्रुप बराबर है या डिफरेंट है। फंक्शनल ग्रुप बराबर है तब फंक्शनल आइसोमर नहीं होगा, लेकिन फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है तब फंक्शनल आइसोमर होगा। और अगर दो मॉलिक्यूल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हो गए तब वो एक दूसरे का कभी भी चेन आइसोमर नहीं होगा, कभी भी पोजीशन आइसोमर नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको चेक करना पड़ता है दो मॉलिक्यूल में, अगर दो मॉलिक्यूल में बोला जाए कि वो दो मॉलिक्यूल एक दूसरे का स्ट्रक्चरल आइसोमर है या नहीं, एक दो मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या रिलेशन है, तब हम लोग सबसे पहले उसका फंक्शनल आइसोमेरिज्म चेक करेंगे। फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है तो 100% फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करेगा, फिर वो चेन और पोजीशन नहीं चेक करेंगे। अगर दो मॉलिक्यूल के बीच में फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिख गया माने वो फंक्शनल आइसोमेरिज्म ही शो करेगा, वो चेन और पोजीशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा।